पे नए हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आपके पास ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन आ जाए और आप तैयार रहें हमारी वीडियो देखने के लिए। और जैसे ही आप हमारी वीडियो देखते हैं तो फिर आपको वीडियो देखने के बाद क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। ओके बच्चा, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ओके, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चा आई नो दैट हिस्ट्री बहुत सारे जनों को बोरिंग लगती है, बट डोंट वरी, हम इसको बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, जिसके कारण आपको ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। और आज के आज ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, साथ के साथ में आपकी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एमसीक्यूज की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। बच्चा आपको पता है हम सोशल साइंस का क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो आपके टर्म 1 में आने वाला है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो करने वाले हैं। उसका ये 1 शॉर्ट वीडियो है एंड देन इसके बाद आपको एमसीक्यूज वीडियो भी आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर को। हम इसको थोड़ा सा कहानी की तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चा, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी या फिर बोरिंग नहीं लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो एक तरह से ये पहले ओवरव्यू दे दिया गया है कि आपके चैप्टर के अंदर क्या क्या होने वाला है, और उसके बाद से क्या किया गया है, एक स्टोरी स्टार्ट की गई। ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक तरह से ये आपका टेलर आ गया है और मूवी आना अभी बाकी है। तो आपको इस इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ जाएगा, जैसे कि टेलर से हमें ये समझ में आ जाता है कि मूवी के अंदर क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होने वाला होगा। ठीक है, वैसे ही आपको इंट्रोडक्शन से ये समझ में आ जाएगा कि आपकी बाकी की मूवी क्या कहने वाली है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ओके, सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताया जा रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, वो कौन कौन सी कंडीशंस थी, ठीक है, जिसके कारण लोगों को रेवोल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। ओके, तो इंट्रोडक्शन में आपको यही जानना है। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपको बच्चा डेट याद होनी चाहिए, राइट, क्योंकि एज यू नो दैट आपके मेन आप क्या होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, राइट। अगर आपका रिटर्न होता तो डेट थोड़ी बहुत याद नहीं भी होती तो चल जाता आपका, लेकिन ये तो आपके एमसीक्यूज वाले फॉर्म में है, तो डेट तो आपको याद होनी ही चाहिए और ये तो इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा हुआ था 1789 में। ओके, और जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसके बाद जो आपकी अपर क्लास के लोग होते हैं, जो सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको क्या करा गया, उनको जो आपके लोअर क्लास के या मिडिल क्लास के जो लोग थे उनने बिल्कुल पूरी तरीके से हिला डाला। ठीक है, हिला डाला ऐसा नहीं कि ऐसे करके पकड़ के हिला दिया, नहीं, नॉट लाइक दिस। मतलब कि उनने ऐसा रेवोल्यूशन किया, ऐसे ऐसे चेंजेस लेके आए सोसाइटी के अंदर, जो उनको प्रिविलेजेस मिलती थी। किनको मिलती थी प्रिविलेजेस आपके जो अपर क्लास के लोग थे, उनको जो प्रिविलेजेस मिलती थी वो मिलना बंद हो गई। तो उसके कारण वो भी क्या हो गए, बेचारे शॉक में आ गए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमें पता है, भले ही हम फ्रांस की बात करें या किसी और कंट्री की या इंडिया की, तो पहले क्या होता था, हमारे यहाँ मोनार्की सिस्टम चलता था, राइट। एकदम से हम किसी भी कंट्री के अंदर पहले से डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं चलता था, पहले मोनार्की सिस्टम चलता था। देन जो जो प्रॉब्लम लोग बात फेस करते थे उसके लिए रेवोल्यूशन करते थे, एंड देन वो एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी ऊपर एक सीढ़ी ऊपर करते करते डेमोक्रेसी तक क्या करे वो पहुंच गए। ठीक है, तो इसके अंदर भी यही हुआ, जब रेवोल्यूशन किया गया तो उसके अंदर क्या क्या आइडियाज रखे गए आपके, लिबर्टी। आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे का आइडिया क्या था या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, वो ये चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये सारी चीजें उनके देश में, उनकी कंट्री में देखने को मिले। ओके, कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगे, लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग होता है आपका फ्रीडम, फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब आपका होता है भाईचारा, ब्रदरहुड से एक तरह से हम बोल सकते हैं, एंड इक्वलिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें वो देखना चाहते थे, राइट बच्चा, गॉट इट। एंड देन उसके बाद ये तो हुआ ही, अब मेन जो बोलना चाहिए, वहां के जो लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से थी। एक्चुअली में कुछ तो राजा रानी ने जो थे उनने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके कारण वहां की जो जनता थी, वहां की जो सिटीजन्स थी, वो एकदम से क्या हो गई, बहुत ज्यादा एंग्री में आ गई, बहुत ज्यादा भड़क गई एंड उसने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, राइट। तो उसके पीछे का कुछ रीजन ये भी बोला जाता है कि वहां का जो राजा था उसका एक बोलना चाहिए प्रिजन हुआ करता था। ठीक है, एक जेल हुआ करता था, और जब भी कोई गलती करता था तो वो राजा क्या करता था, उसी जेल के अंदर उनको डाल दिया करता था।
ठीक है। तो जो लोग थे उन्हें ये लगता था कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये हमें जेल में डाला जा रहा है, अगर वो जेल ही नहीं रहेगा तो हमें पनिशमेंट क्या दी जाएगी, हमें जेल में कैसे डाला जाएगा। इसलिए उनने इस चीज को मतलब ये करने के लिए, राजा को ये दिखाने के लिए कि हम आपसे डरते नहीं है, हम आपकी जेल से नहीं डरते हैं, उसके लिए उनने क्या करा, उस जेल को ही तोड़ डाला। ठीक है, उस जेल को ही क्या कर दिया, तोड़ डाला, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ओके, ये कब हुआ था आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था आपका बच्चा 14 जुलाई 1789 में विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन दी वर्सटाइल, जिसका नाम क्या था आपका, वर्सटाइल था। उधर आपका एक जेल टाइप का हुआ करता था, उसको लोगों ने तोड़ दिया। ओके, जिसके कारण लोग ये बताना चाहते थे राजा को कि हम आपके उस जेल से, आपसे हम इतनी नफरत करते हो, ना ही हम आपकी पावर से आप डरते हैं, लाइक ओके। और वो जो फोर्ट्रेस था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से डिमोलिश्ड कर दिया गया। ठीक है, दिस इज योर इंट्रोडक्शन कि कैसे मतलब पहले राजा रानी जो थे उनने क्या किया, उनने इतना ज्यादा है ना बोलना चाहिए अत्याचार किया उनके ऊपर, वहां के सिटीजन्स के ऊपर। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई तो उन्हें लगता था जो राजा की पूरी पावर है वो कहाँ है, वो उस जेल के अंदर। ठीक है, वो आपने कहानी सुनी होगी ना कि तोते की जान किसके अंदर होती है, राजा की जान तोते के अंदर होती है। वैसे ही यहाँ बोला जा रहा है जो राजा है, राजा की जो पावर है वो लोगों को क्या लगती थी, इस जेल के अंदर है, तो इसलिए लोगों ने उस जेल को तोड़ दिया और बोल दिया राजा से, मतलब वो तोड़ के ये दिखाना चाहते थे राजा को, ना हम आपसे डरते हैं और ना ही आपके इस जेल से डरते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद रेवोल्यूशन आपका जब भी कंप्लीट हुआ एंड ऑल हुआ, तो वो जो चीजें चाहते थे, फर्टिनिटी, लिबर्टी एंड आपका इक्वलिटी, ठीक है, वो ये सारी चीजें एक किसके अंदर लेके आना चाहते थे, रेवोल्यूशन के बाद एक न्यू फ्रांस के अंदर वो ये सारी चीजें देखना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि आपका ये मतलब ऐसे क्या क्या कंडीशन है जिसके कारण लोग बाग इतने ज्यादा गुस्सा हो गए राजा रानी को, राजा रानी से लेके। ठीक है, अभी हमने ये टेलर देखा है, राइट। अब हमें देखना पड़ेगा उसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, और साथ के साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फिर वो क्या क्या रेवोल्यूशन होते गए, कैसे लोग बाग फ्रांस के इस मतलब जो मोनार्की से डेमोक्रेसी वाली जो आपका फेज है उसमें वो कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आर यू रेडी? आई नो यू आर रेडी, राइट। नाउ अब मेन हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हम लेट 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी हुआ करती थी। ओके, तो ये समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी बच्चा कि उस टाइम पे क्या हुआ करता था। बहुत टाइम से एक डायनेस्टी का आपका रूल हो रहा था फ्रांस के अंदर जिसका नाम था बर्बन डायनेस्टी। उसी टाइम पे क्या हुआ, वहां के जो एक राजकुमार थे उन्हें राजा बना दिया गया जब वो 20 साल के थे। ठीक है, तो हम एक पुराने टाइम की बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की, जहां 20 साल का एक राजकुमार था जिसको क्या बना दिया गया, जिसको राजा बना दिया गया आपका फ्रांस का। उसको राजगद्दी मिल गई 20 साल की उम्र में ही, जिसका नाम था लुइस 16। ओके बच्चा, तो लुइस 16 को राजा बनाया गया जब वो 20 साल के थे, और ईयर की हम बात करें तो 1774 के अंदर। ठीक है, फिर उसी टाइम पे उनकी शादी करवा दी गई, 20 साल के ही थे वो, और उनकी शादी भी करवा दी गई किससे, ऑस्ट्रेलियन की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोने, उनसे उनकी क्या करवा दी गई, शादी करवा दी गई। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन की प्रिंसेस थी फिर अब क्या बन गई, अब ये प्रिंसेस की जगह वहां की आपकी फ्रेंच की महारानी बन गई। ओके, अब उस टाइम पे क्या हुआ कि ये जो इनको राजा तो बना दिया गया बच्चा, अब ये तो ऑलरेडी एज में बहुत ज्यादा छोटे थे। ठीक है, तो इनके पास इतनी समझ तो थी नहीं, एक्सपीरियंस ही नहीं था उनके पास इतना। साथ के साथ में एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि जो फ्रेंच की फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो भी बहुत खराब चल रही थी उस टाइम पे। कैसे खराब चल रही थी, एक्चुअली में क्या हुआ था, जो आपके राजा, वो जो राजा जी थे उनने क्या किया, उनने मतलब दयालु में, या बोलो कि उनने मतलब उन्हें लगा कि जैसे हम परेशान है वैसे ही आपकी अमेरिका की जो अमेरिका जो है वो भी आपकी क्या है, परेशानी में। तो अमेरिका की 13 कंट्री को क्या कर दिया उनने उनकी हेल्प करी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। एज यू नो दैट जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमारे साथ साथ फ्रांस और आपकी अमेरिका, इन कंट्री, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी कंट्रीज है उनके ऊपर क्या करके रखा था, उनको भी अपने अंडर में, उनके ऊपर भी कब्जा करके रखा था, कॉलोनी बना के रखा था। ठीक है, तो
जब ये महाराजा जो थे, जो ये राजा थे, उनने क्या किया, उनने अमेरिका की हेल्प करने की सोची, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर अमेरिका का जो दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है तो हम दोनों भाई भाई बन जाते हैं और जो ब्रिटेन है उसको हम भगा देते हैं, ठीक है। बट वो यहाँ गलत, उनका ये जो मदद करना रहा ना, वो बहुत ज्यादा गलत साबित हुआ। कैसे गलत साबित हुआ? उनने तो अपनी अच्छाई में अमेरिका की मदद कर दी, लेकिन अमेरिका जो था ना वो बहुत ही दगाबाज निकला। उसने क्या किया, उसने हेल्प लेने के बाद जब वो इंडिपेंडेंस उसको मिल गई, उसने जो पैसे वापस करने थे फ्रेंच को, क्योंकि जो भी लड़ाई एंड ऑल हुई थी, जो भी वेपन्स आने थे, जो भी सारी चीजें खरीदनी थी, वो किसने खर्चा किया था? पूरा एक्सपेंस जो भी था लड़ाई का वो किसने उठाया था? वो फ्रेंच ने उठाया था, राइट। तो जब फ्रेंच ने वो किया था तो उसको कर्जा लेना पड़ा था 1 मिलियन लिबरल्स के करीब। इसके लिए स्पेशली वॉर के लिए लिबरेज वहां की क्या है, एक तरह से करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलती है वहां लिबरेज चलती थी। तो 1 मिलियन के करीब उनको क्या लेना पड़ा, उन्हें कर्जा लेना पड़ा। और वो जब अमेरिका ने वापस नहीं किया तो उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, एक तो उस चीज का, और उसके अलावा भी फ्रेंच के ऊपर पहले से बहुत सारे कर्जे थे। तो ऐसा करके 2 मिलियंस के करीब उनके पास क्या हो गया, कर्जा हो गया। अब 2 मिलियंस के करीब कर्जा है और ऐसी कोई खास इनकम उनके पास थी नहीं। तो जो फ्रेंच थी उनकी कंडीशन दिन पे दिन क्या होती गई, खराब होती गई। गॉट इट बच्चा, समझ में आया? आपको स्पेशली इसमें से ये याद रखना है कि लुइस 16 जो थे वो 20 ईयर्स में क्या बन गए थे, राजा बन गए थे। और कौन से ईयर में बने थे वो? 1774 में बने थे। और उनकी शादी भी 20 ईयर्स में हुई थी, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से उनकी शादी हुई थी, ठीक है। और उनके ऊपर कितनी, बोलना चाहिए आपका, कितना कर्जा था? तो उनके ऊपर था 2 मिलियन लिवरेज के करीब का क्या था, उनके ऊपर कर्जा था। ओके बच्चा, नाउ इसके बाद चलिए, ये तो सारी तो चीजें थी कि उनके पास कर्जा था, उन्होंने अमेरिका की हेल्प कर दी, तो मतलब और ज्यादा कर्जा एंड ऑल हो गया। बट उसके बाद भी एज यू नो दैट कि अगर आप बहुत ज्यादा बड़े मकान में रहते हैं तो उसके खर्चे, उसके एक्सपेंसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सेम विथ राजा रानी, उनके साथ भी यही हुआ कि उनका इतना बड़ा बंगला क्या, वो तो पूरा महल, वर्सलाइज बोलते हैं जिसे, मतलब कि वहां सब कुछ, उनका तो स्विमिंग पूल भी होगा छोटा सा, सब चीजें होंगी, ठीक है। तो इतना बड़ा उनका जो राज घराना था, उसको मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना बच्चा। तो अब एक तो वो पहले से कर्जे में, अब उनको ये सारी मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, और ये मेंटेन करने के साथ साथ वो राजा हैं तो उनके पास पूरी आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, ऑफिसेस, बहुत सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब वो पैसा लेके कहाँ से आएंगे? अब पॉइंट तो ये, पैसा तो चाहिए, एक तो ऑलरेडी उनके पास इतना सारा कर्जा हो चुका है, ठीक है। अब कोई उन्हें पैसे देने के लिए भी तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे वो? अब कैसे वो, यहाँ आपकी आ जाती है एक तरह से, क्या बोलना चाहिए कि मतलब ये एक उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे इन एक्सपेंसेस को उठाएंगे। तो उसके लिए उनने क्या किया, उनने सबसे, एक तरह से बोल सकते हैं सबसे बुरा कदम उठाया इसके लिए, कि उनने सारे टैक्सेस किससे लेना वसूल कर दिए, जो भी उनके टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए, जो कॉमन पीपल थे उनसे टैक्सेस लेना इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर वो पहले 10% टैक्सेस देते थे तो अब वो 20% हो गए, राइट। तो अब सोचने वाली बात तो ये कि महाराज जो राजा रानी थे, सिर्फ आप ही तो मुसीबत में नहीं थे, आपके ऊपर ही तो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम नहीं आई थी, फाइनेंशियल कंडीशन की प्रॉब्लम तो आपके साथ साथ फ्रेंड्स के जो कॉमन पीपल है उनके पास भी थी ना। लेकिन उन्हें इससे क्या लेना देना? जैसे आज के हमारे लीडर होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता, तो ये भी राजा रानी ऐसे ही हुआ करते थे कि उन्हें सिर्फ इससे मतलब था कि हमारा जो कर्जा है या हमें कैसे मेंटेन करना है, हम हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन करें, उसके लिए उनने क्या किया, उनने डायरेक्टली टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, वो भी फोर्सफुली, किसके ऊपर, पीपल के ऊपर। अब इसमें भी आपका एक तरह का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें आपकी? इसमें आपकी ये प्रॉब्लम है कि बच्चा, कि ये जो टैक्सेस थे ना, तो ये जो वहाँ की सोसाइटी थी ना, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे यहाँ कास्टिज्म चलता है, ठीक है। तो वहाँ कास्टिज्म की जगह वहाँ भी आपके 3 टाइप की कैटेगरी में डिवाइड की गई वहाँ की क्लासेस को, ठीक है। वहाँ के जो भी लोग हैं उनको किसके अंदर डिवाइड किया गया? 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो ये टैक्सेस देना पड़ते थे ना, तो वो 2 क्लास को नहीं देना पड़ते थे, सिर्फ जो सबसे लोअर क्लास होती थी सिर्फ उसी को क्या करना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था। तो ये तो और ज्यादा बुरी बात होगी। अगर आप टैक्सेस ले रहे हो तो सबसे टैक्सेस लीजिए, जिसके कारण आपका
जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपका बोलना चाहिए कर्जा है, वो भी उतर जाएगा, जो लोन आपने लिया, बोरो आपने किया, एज वेल एज किसी एक के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो पूरा बर्डन किसके ऊपर आ गया था, जो ऑलरेडी गरीब थे उनके ऊपर ही पूरा बर्डन डाल दिया गया था। ओके, हम देखते हैं अब सोशल कॉजेस के अंदर। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789। 1789 के पहले कैसी सोसाइटी एंड ऑल होती हुआ करती थी उसके बारे में क्या किया गया, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि ये मैं आपको बता दूं, हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट एंड फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म, कास्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, वहां स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया था। 3 टाइप्स की कैटेगरी में करा गया था। फर्स्ट स्टेट जो इसको कल्चरी बोलते हैं, सेकंड को नोबिलिटी बोलते हैं, थर्ड के अंदर आपके बहुत सारे बिजनेसमैन, मर्चेंट, आपके गवर्नमेंट ऑफिस के जो लोग होते हैं वो, पीजेंट, आर्टिशन और स्मॉल पीजेंट, लेबर एंड ऑल, सब ये थर्ड कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो देखो, जो सबसे मतलब सबसे ज्यादा अमीर लोग होते थे वो एक तरह से इस कैटेगरी में आते थे, सेकंड अमीर लोग इस कैटेगरी में आते, तो ये तो ऑलरेडी बेचारे मिडिल क्लास और है ना गरीब लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो अब जो अमीर थे आप उनसे तो पैसे ले नहीं रहे हो, जिनके पास पैसे, जिनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं आप उन्हीं से टैक्स ले रहे हो, तो ये कितनी गलत बात हुई। नाउ द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड करी गई थी। फर्स्ट स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्लर्जी जो थे उनको, वो कौन हुआ करते थे, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। ठीक है, ये वो लोग, ये उन लोगों का ग्रुप हुआ रहता था जो चर्च के मैटर में इन्वॉल्व करते थे, या हम बोल सकते हैं चर्च के जो लोग होते थे, फादर्स एंड ऑल, वो ये लोग हुआ करते थे। ठीक है, सेकेंड स्टेट में आपके आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम एक तरह से बोल सकते हैं नोबिलिटी में जो राजा महाराजा के रिलेटिव्स हुआ करते थे, या फिर वो लोग जो हाई रैंक पे हुआ करते थे, वो इस कैटेगरी के अंदर आपके सेकंड कैटेगरी के अंदर आते थे, जिसको हम नोबिलिटी बोलते हैं, सेकंड स्टेट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेट की। थर्ड स्टेट में आपके कौन कौन आते थे, बिग बिग बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट हो गए, आपके कोर्ट के ऑफिशियल हो गए, आपके लॉयर हो गए, पीजेंट हो गए, आर्टिशन, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट एंड एसेट्रा। मतलब मिडिल क्लास से लेके जो लोअर क्लास के लोग हैं वो सब थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। ओके, नाउ फर्स्ट 2 क्लासेस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि जो 2 क्लास थी ऊपर वाली, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, उनको टैक्सेस देना ही नहीं पड़ता था। ठीक है, वो क्या एंजॉय करते थे, वो अपना प्रिविलेज जो इन्हें बर्थ से मिला। ठीक है, कि अब ये तो भगवान के हाथ में था ना कि आपको किस मतलब बोलना चाहिए किस जगह आपको पैदा किया है। ठीक है, तो उनको ये मतलब उनको ये है ना प्रिविलेज मिलती थी, वो एंजॉय करते थे इस प्रिविलेज को। और नॉबिलिटी क्लासेस ऑल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब उन्हें प्रिविलेजेस बाय बर्थ तो मिलता था कि आपने अगर ऐसे घर में नोबिलिटी के यहाँ पैदा हुए हो तो ऑब्वियसली बात है आपको टैक्सेस नहीं देना, आपको कुछ नहीं करना, आपको आपके लिए सारी चीजें अच्छी हैं। ठीक है, साथ के साथ में जो नोबिलिटी क्लास के लोग थे उन्हें एक और चीज का प्रिविलेज मिलता था, वो था फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाना, जो गरीब लोग होते हैं उनसे। ठीक है, तो उन्हें ये दोनों प्रिविलेजेस दिए गए। राइट, गॉट इट। नाउ ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और जो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर थे सिर्फ उन्हें ही क्या करना पड़ता था, टैक्सेस देना पड़ता था। अब इसमें भी आपके 2 टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे बच्चा। एक तो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को टेले बोलते थे आपके। ठीक है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर चार्ज ऑन डायरेक्ट आर्टिकल ऑफ एवरी डे कंजप्शन लाइक सॉल्ट एंड टैबेको। और ये जो छोटे छोटे से खाने पीने की चीजें होती है ना, जो डेली यूज की होती है, उसके ऊपर टैक्सेस लगता था। और जिसमें कि डायरेक्ट टैक्स को हम क्या बोलते थे, आपको याद रखना है, टेले बोलते थे डायरेक्ट टैक्स को। और इसके बाद फिर एक और टैक्स हुआ, ये तो आपका क्या होता था, डायरेक्ट टैक्स होता था आपका। और उसके बाद फिर एक और टैक्स होता था जिसको हम तीथे बोलते थे। ये क्या होता था, ये किससे कलेक्ट किया जाता था, ये चर्च के जो लोग होते थे वो कलेक्ट करते थे, किससे, पीजेंट से। ठीक है, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स तो ले ही रहा है, वो कौन ले रहा है, वो जो राजा जी हैं वो ले रहा है। ठीक है, जिसको हम टेले बोल रहे हैं।
साथ के साथ में वो तो ले रहे हैं, और जो चर्च के लोग भी हुआ करते थे वो भी क्या करते थे, वो भी टैक्स लेते थे। ठीक है, तो देखा जाए तो पूरा जो बर्डन था ना वो सिर्फ जो थर्ड क्लास की कैटेगरी थी ना, जो थर्ड स्टेट थी ना, उसके ऊपर ही आ गया था। क्योंकि एक तो दोनों जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थे उनको एक तो टैक्स नहीं देना पड़ता था। ठीक है, अब जिसमें कि चर्च जो है, चर्च के पास क्या बेनिफिट था कि वो क्या क्या कर रहे थे, वो जो लोअर क्लास के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, उनसे भी टैक्स ले रहे थे। राइट, अब इनसे दो टैक्स लिए जा रहे हैं, एक तो राजा जी भी ले रहे हैं और दूसरा एक आपके जो बोलना चाहिए एक तरह से चर्च के लोग हैं वो भी टैक्स ले रहे हैं। तो देखा जाए दोनों का बेनिफिट हो रहा है, राजा जी का और फर्स्ट स्टेट का, चर्च के लोगों का, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, आपका लोअर क्लास के जो लोग हैं, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, उनका नुकसान हो रहा है। और वैसे नोबिलिटी जो थे उनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, उन्हें भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस दी जाती थी। साथ के साथ में वो क्या करते थे, वो उनसे जबरदस्ती काम करवाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करवाते थे, या फिर पैसे देते भी थे तो ना के बराबर देते थे। ठीक है, अब इसके अंदर देख बताया जा रहा है, ये तो हमने देख लिया कैसे उन्हें परेशान किया जाता था, कैसे टैक्स लिए जाते थे, किस टैक्स का क्या नाम है जो कि आपको याद भी होना चाहिए। सॉरी, साथ के साथ में यहाँ ये भी बोला जा रहा है जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी थे, अगर उनके हम पॉपुलेशन की बात करें तो सिर्फ 10% पॉपुलेशन थे। देखो आप कितना डिफरेंस है। ठीक है, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, 10% पॉपुलेशन थी, बाकी की जो पॉपुलेशन थी ना वो थर्ड स्टेट में आती थी। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है 10%, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी देखो कितनी है, 60% प्रॉपर्टी है 100 में से। 10% लोगों के पास, ठीक है, कितनी परसेंट प्रॉपर्टी है, 60% प्रॉपर्टी है। और ये कितना ज्यादा है ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ 40% प्रॉपर्टी 90% लोगों के पास है, और 10% लोगों के पास आपकी 60 प्रॉपर्टी उनके पास। तो कितना अनइक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, प्रॉपर्टी का या लैंड्स का हम बोल सकते हैं। नाउ इकोनॉमिक कॉजेस या फिर द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब आप इसको इकोनॉमिक कॉजेस बोल दो या आप इसको स्ट्रगल टू सर्वाइव बोल सकते हो, कि लोगों के पास खाने के भी लाले पड़ गए थे, लोगों के पास खाने के लिए भी चीजें नहीं थी, इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया था सारा सामान। तो इसको हम मतलब इसलिए हम बोल रहे हैं कि सर्वाइव करने के लिए भी हमें इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसलिए तो ये दिक्कत गई, इसलिए इसका आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अब वहां क्या हुआ, सब्सटेंसेस क्राइसिस आए। कैसे आए, एक्चुअली में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी 1715 के अंदर वो 23 मिलियंस थी। ठीक है, लेकिन 1789 तक आते आते वो कितनी हो गई, 28 मिलियंस पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो एकदम से क्या हो गई, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो गई, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जो फूड ग्रेन की डिमांड है वो भी क्या हो गई बच्चा, इंक्रीज हो गई आपकी। अब ये जो फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हुई तो उसके कारण क्या हुआ, हाउ एवर प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन। अब जिसके कारण क्या हुआ, आपकी जो फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हुई तो उसके ऊपर भी क्या हो गए, प्राइसेस जो क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे। क्यों, क्योंकि जो मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि लोग ज्यादा थे तो वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम फूड ग्रेन पे प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उन्हें इंक्रीज कर दिए फूड ग्रेन पे प्राइस। Most worker work as laborer in the workshop and they did not see increase in their wages. अब खाने के प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन जो वेजेस थी वो नहीं बढ़ी बच्चा। देखो उनके साथ कितना ज्यादा बुरा सलूक हो रहा है। ठीक है, कि पॉपुलेशन बढ़ी, ठीक है भैया पॉपुलेशन बढ़ गई, अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो आपकी फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई, फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उनके जो लोग थे उनने क्या कर दिया, उसके ऊपर प्राइसेस इंक्रीज कर दिए। कोई 10 रुपए की चीज थी तो अब वो 20 रुपए की मिलने लगी, और अब वो तो इंक्रीज हो गया आपका, लेकिन जो लोग काम करते थे उनके वेजेस के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो। जो उन्हें 100 रुपए मिलते थे तो वो 100 ही रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सपेंस हुआ है तो वहां के लोगों का मतलब अगर बोलना चाहिए एक तरह से वहां के प्राइजेस में इंक्रीज हुआ है तो आपकी सैलरी आपके वेजेस भी बढ़ा दिए जाए, नहीं, लेकिन वेजेस उनके नहीं बढ़े, जिसके कारण क्या हुआ, सिचुएशन बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉप और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। ठीक है, अब ये तो चल ही रहा था कि ऑलरेडी पॉपुलेशन बढ़ गई थी और ये सारी चीजें हो गई थी। अब दूसरी एक और प्रॉब्लम आ गई, अब वो तो नेचुरल प्रॉब्लम आ गई, क्या आ गई कि उस टाइम पे आपकी फसल भी जो थी वो भी आपकी बर्बाद हो गई, क्योंकि वहां उस टाइम पे ड्रॉप एंड हेल के कारण क्या हो गई, जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। अब
जो फसल बर्बाद हो गई उसके बाद तो कंडीशन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स हो गए, ठीक है। एक तो पहले से ही खाने के लिए नहीं था, अब जो खाने के लिए था भी वो भी क्या हो गई, पूरे खराब हो गया। This lead to the scarcity of food grain or subsisting crisis which started occurring frequently during old regime में, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जिसके कारण अब पहले से कंडीशन खराब थी, अब और ज्यादा कंडीशन खराब हो गई, जिसके कारण कमी हो गई, किसकी, फूड ग्रेन की कमी हो गई, और उसी के कारण हम बोल सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए। गॉट इट एवरीवन, समझ में आया। एक तो पहले से कमी थी खाने की, अब खाने की कमी के बाद फिर ये जो आपका ड्राफ्ट एंड ऑल हो गया, जिसके कारण और फसल बर्बाद हो गई, और उसी के कारण क्या हो गया, स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं आपकी सब क्राइसिस आपके एकदम से आ गए। अब ये सारी चीजें चल रही थी, क्राइसिस आ गए, सब आ गए, तो उस टाइम पे क्या होता था, लोग बाग है ना बेचारे लाइन में लगे रहते थे ब्रेड के लिए और सब करते थे। अब मतलब उनको लगता था कि हम वहां तक पहुंचेंगे तो हमें ब्रेड मिल जाएगी, लेकिन जैसे वो वहां तक पहुंचते थे तो जो शॉपकीपर रहता था ना वो बोल देता था कि भैया ब्रेड खत्म हो गई। तो सोचो बेचारे एक तो इतने धूप में, पहले से उनके पास खाने के लिए नहीं है, बेचारे वो इतने लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन जो शॉपकीपर होता था वो क्या बोलता था, ब्रेड खत्म हो गई। उसके पास होती थी, उसके बाद भी वो क्या बोल देता था, ब्रेड खत्म हो गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी कोरोना का टाइम एंड ऑल चल रहा था, तो आपको वैक्सीन लगवाई जाती थी, तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता था कि लोग बाग खड़े हैं लाइन में बहुत 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े, और एंड टाइम पे जाके पता चल रहा है कि वो जो वैक्सीन है वो खत्म हो गई, ठीक है। और वो एक्चुअली में खत्म नहीं हुआ करती थी। लोग बाग क्या करते थे कि उससे पैसे बनाने के लिए, उससे ज्यादा पैसे बनाने के लिए उसको छुपा के रख देते थे कि जिसके कारण वो क्या कर सके, उसको महंगा बेच सके, ठीक है। सोचो कितना मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। अब इसी बीच में क्या हुआ, हमने देखा हमारी 3 स्टेट हुआ करती थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। अब इसी बीच में कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण आपकी मिडिल क्लास थी वो ग्रो होने लगी, ठीक है। मिडिल क्लास करके एक और जो बोलना चाहिए आपका मतलब क्लास थी वो डेवलप होने लगे, ठीक है। देखते हैं कैसे डेवलप हुई। The 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through overseas trade from manufacturing of good and profession। अब जो मिडिल क्लास जो लोग थे ना वो पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। अब पढ़े लिखे होते थे जिसके कारण वो क्या करते थे, वो अच्छा खासा कमा लेते थे, ठीक है। इसलिए मिडिल क्लास में बोला जा रहा है, ना बहुत ज्यादा गरीब होते थे ना वो बहुत ज्यादा अमीर होते थे, वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते थे। कैसे, ओवरसी ट्रेड करके, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड या कोई भी प्रोफेशन, जो भले वो टीचर हो, भले वो डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, इसके कारण वो क्या करते थे, अच्छे खासा पैसा अर्न कर लेते थे। नाउ this class was educated, believed that no group in society should be privileged by birth। अभी एजुकेटेड होते थे तो वो इस चीज में बिलीव करते थे कि किसी को भी बाय बर्थ से प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, और ये बात सही भी है क्योंकि पैदा होना आपके हाथ में थोड़ी नहीं है, तो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया है, राइट। तो जो एजुकेटेड पर्सन थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि किसी को भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। They were inspired by the idea put forward by the various philosophers and become a matter of talk intensively for these classes in saloon and coffee shop and they spread among people through book and newspaper, ठीक है। फिर उनके जो आइडिया थे उनने क्या किया, उनको उसको स्प्रेड करना स्टार्ट किया, लोग उनसे इंस्पायर होने लगे, ठीक है। बहुत सारे फिलोसफर्स भी थे जो अपने आइडियाज एंड ऑल देते थे बुक के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, और जब लोग बाग सलून जाते थे या फिर कॉफी हाउस में जाके बैठते थे तो वो क्या करते थे, इनके बारे में डिस्कशन करते थे, बात करते थे। जब ये वो बात करते थे, वो ये सारी चीजें सुनते थे तो उनसे क्या होते थे, वो इंस्पायर होते थे। साथ के साथ में बुक्स में भी, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, सब में उनके आइडिया क्या होने लगे, स्प्रेड होने लगे, ओके। The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example for political thinker in France, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाली जो बात थी वो भी आई थी, और वो क्या हुआ, एक तरह से फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम पे जब बना था तो तब ये इंडिविजुअल राइट्स की बात आई थी। जब इंडिविजुअल राइट्स की बात आई थी तो वो एक तरह से क्या हुआ, फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, ओके। नाउ अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके बोलना चाहिए फिलोसफर आए, उन्हें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जॉन करके जो आपके बोलना चाहिए एक तरह से जॉन लोग के आपके क्या बोलते हैं,
क्या थे, फिलोसफर थे, ठीक है। तो उनने बुक का नाम लिखा, आपको पता होना चाहिए, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। कहाँ गया पेन, हाँ ठीक है। तो इनने कौन सी बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। इनने किस चीज का क्रिटिसाइज किया, इनने क्रिटिसाइज किया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का, ठीक है बच्चा। किसका क्रिटिसाइज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का। और जो मोनार्क में एब्सोल्यूट राइट्स है ना, कि जो राजा का बेटा है राजा बनेगा, राजा ही बनेगा, कोई और नहीं बनेगा, इसके लिए उनने क्या किया, इसको उनने मतलब बोलना चाहिए, इस चीज के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं जो जॉन लोकी थे उनने कौन सी बुक लिखी थी, तो कौन सी बुक लिखी थी बच्चा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और उन्होंने किस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क को। नाउ इसके बाद आपके दूसरे राइटर हुआ करके रोसे, ठीक है। इनने कौन सी बुक लिखी, इनने बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, in which the proposed a form of government based on the social contract between people and their representative, ठीक है। तो इनने तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया सॉरी। सो जो आपके सेकंड फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था रूसो करके, उनने कौन सी बुक लिखी, उनने लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके अंदर उनने बताया कि इन विच ही प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया, या उन्होंने ये चीज बोली कि सिर्फ मोनार्की सिस्टम नहीं चलना चाहिए, राइट। नाउ थर्ड जो हुए आपके मॉन्स्टेक्यू करके आए, आपके एक और फिलोसफर थे ये आपके, इनकी बुक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ओके। वैसे तो फ्रेंड्स के बहुत सारे आपके फिलोसफर हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जो कि उनकी पूरी बातें, उनकी जो फिलोसफी है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर फेमस है, बट आपके एनसीईआरटी के ये 3 दिए गए, इनको आपको तीनों को अच्छे से पढ़ना है बच्चा। इसके ऊपर कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज का आपका, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाले थे मॉन्स्टेक्यू, इनने क्या लिखा, इनने एक और बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन विच ही प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर। इनने क्या बताया, सोचो उस टाइम पे इनने डिवीजन ऑफ पावर की बात कर दी। उन्हें बोला कि हमारे वहां भी क्या होना चाहिए, पावर्स को डिवाइड होना चाहिए, जिसके कारण किसी एक के हाथ में पावर ना रहे, ओके। तो जब पावर डिवाइडेड होंगी तो चीजें भी क्या रहेंगी, बैलेंस रहेंगी, ओके। तो ये हमने 3 फिलोसफर के बारे में पढ़ा, राइट। जो पहले थे आपके जो फर्स्ट फिलोसफर थे आपके, ठीक है, वो थे जॉन लोके करके, ठीक है। इनका क्या था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इनकी बुक का नाम क्या था बच्चा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट था। जिनने क्या किया, जिनने क्रिटिसाइज किया डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, ठीक है। मतलब उन्हें साफ साफ बोल दिया कि हमें जो राजा है उसको भगवान की तरह, डिवाइन की तरह नहीं पूजना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें बाकी की जो चीजें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जो राजा कह रहा है वो सही है ये बात, मतलब अगर उसने कोई बात कही है वो सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई चीज मतलब कोई चीज उसने गलत की है तो हमें उसके बेहाफ क्या करना चाहिए, एक्शन भी लेना चाहिए, राइट। इसके बाद जो आपके सेकंड थे रूसो करके थे, जिनने सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिनकी बुक का नाम था, और उन्होंने एक तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की। इसके अलावा मॉन्स्टेक्यू करके थे जिनकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज था, जिनने पावर को डिवाइड करने की बात की, ओके बच्चा। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, अब हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन की बात करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस ऑन 5 मई 1789, ठीक है। अभी तक हम देख ही रहे थे कि जो है ना थर्ड स्टेट थी उनसे क्या किया जा रहा था, उनसे टैक्सेस लिए जा रहे थे। और टैक्सेस जो थे वो 2 टाइप के टैक्सेस लिए जा रहे थे, एक तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जो कि मतलब बोलना चाहिए एक तरह से राजा के पास जाता था, और जो नोबेलिटी क्लास रहती थी, जो सेकंड स्टेट रहती थी, वो भी क्या करती थी, इनसे टैक्स लेती थी, ओके। और टैक्स तो लिए ही जा रहे थे, साथ के साथ में आपने देखा था कि कितनी ज्यादा फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम जा रही थी, एंड देन फिर है ना वहाँ और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई। अब उसके बाद ये सुना जा रहा था, ये फिलोसफर की बातें एंड ऑल तो चली रही थी, उतने में ये भी न्यूज सुनने में आई लोगों को कि अब जो लुइस 16 है, जो वहां के महाराजा हैं, राजा हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो असेंबली बुला रहे हैं और उसके अंदर वो टैक्स बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो असेंबली कब बुलाई गई, 5 मई 1789, ठीक है। 5 मई 1789 को असेंबली बुलाई गई, और उसमें वो उसके अंदर क्या लेके आना चाहते थे, वो प्रपोजल रखना चाहते थे टैक्स को इंक्रीज करने का,
Okay, the first and the second state sent 300 representatives each who were seated in row facing each other on two sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. अब जैसे कि आपको देख के और सोच के लग रहा होगा यहाँ क्या किया गया, दोनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड स्टेट के लोगों को और थर्ड स्टेट के लोगों को। फर्स्ट स्टेट के लोगों से कितने लोग आ रहे हैं, 30 रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनके, सेकंड से 30 नहीं 300, सेकंड से भी कितने आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितने लोग आए, 600 रिप्रेजेंटेटिव आए। और वैसे ही थर्ड से कितने आए, थर्ड से भी 600 रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। सोचने में आपको लग रहा होगा इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं है बच्चा, क्योंकि हमने देखा था जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड को मिला के कितनी पॉपुलेशन थी, सिर्फ 10% पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो 10% पॉपुलेशन में से 600 लोगों को बुला रहे हैं और आप 90% पॉपुलेशन में से भी सिर्फ 600 को बुला रहे हैं, तो सोचो कितनी अनइक्वलिटी थी, ठीक है। अब ठीक है, वो भी ठीक है कि अनइक्वलिटी थी, लेकिन देखने को साथ मिल रहे थे, लेकिन वो वहां जो बोलना चाहिए वोटिंग का राइट्स था या वोटिंग को काउंट करने का जो राइट्स था वो बहुत गलत था। वहां इसके बेसिस पे नहीं करा जा रहा था कि 600 लोग क्या बोलना चाह रहा है। वो इस तरीके से मानते थे कि फर्स्ट स्टेट एक पूरे जने का एक वोट होगा, सेकंड स्टेट का पूरे जनों का दूसरा वोट होगा और थर्ड स्टेट का तीसरा वोट होगा। तो इन तीन में से जो ज्यादा वोट देंगे वो क्या कहलाएंगे, उसी का ही प्रपोजल माना जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है उसने तो टैक्स पे करना ही नहीं पड़ता था, तो उसे क्या प्रॉब्लम है, तो वो क्यों मना करेगी। तो उसने हाँ कर दिए, तो फर्स्ट स्टेट का एक वोट हो गया, सेकंड स्टेट का दूसरा वोट हो गया, तो 2 वोट हो गए जो कि थर्ड स्टेट के ऊपर भारी पड़ गए। और इसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट निकला, उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट निकला कि राजा ने ये बोला कि अब हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। गॉट इट, समझ में आया आपको कि कैसे उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने की बात की। नाउ द थर्ड स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय इट्स मोर prosperous and educated member only, while peasant artisan and women were denied entry to the assembly। और इसमें भी जो हमने देखा था 600 मेंबर गए थे थर्ड स्टेट के, उसमें भी सब लोगों को जाना अलाउ नहीं था, सिर्फ जो कुछ प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर थे वो ही जा सकते थे, बल्कि जो पीजेंट है, आर्टिशन है और वुमेन है उनको असेंबली के अंदर एंट्री करना भी मना था। गॉट इट बच्चा। वोटिंग इन द स्टेट journal in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote and same practice to be continued this time। ठीक है, इस टाइम भी ये हुआ था जैसे कि पुराने टाइम से चलता आ रहा था कि एक स्टेट के लिए एक वोट माना जाता था। तो इस टाइप के 3 स्टेट थे फ्रांस के अंदर, तो 3 वोट माने जाते थे और 2 लोगों को तो टैक्स देना ही नहीं पड़ता था, इसलिए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और थर्ड वाले की बात सुनी नहीं जाती थी। बट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट वेयर ईच मेंबर would have one vote। और ये क्या बोल रहे थे, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे जिन्हें ही टैक्स पे करना है, तो ऑब्वियसली बात है जिनको प्रॉब्लम है तो वही तो सॉल्यूशन निकालने की बात करेंगे। तो उन्हें ये बोला कि उनकी ये डिमांड थी थर्ड स्टेट वालों की कि वोटिंग राइट्स इंडिविजुअल दिए जाए, ठीक है, जहां एक मेंबर की एक वोट की कीमत है, ठीक है, मतलब पूरे स्टेट को मिला के एक वोट ना हो, पूरे ग्रुप को मिला के एक वोट ना किया जाए, या क्या किया जाए, एक वोट एक मेंबर का होना चाहिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। बट राजा जी कहाँ सुनने वाले थे। आफ्टर रिजेक्शन ऑफ दिस प्रपोजल बाय द किंग, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जब उन्होंने अपना सुझाव रखा और वहां के जो किंग थे उसने इस प्रपोजल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया तो जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो क्या हो गए, वो असेंबली छोड़ के वहां से चले गए प्रोटेस्ट करने के लिए। ऑब्वियसली बात है भैया, जब तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम हमारी प्रॉब्लम्स को ही नहीं समझ रहे हो, तो हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और वहां से जाके असेंबली से वो वहां से चले गए और उन्हें प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। On 20 June, the representative of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles, where they declared themselves a national assembly and vowed to craft a constitution for France that would limit the power of the monarch। अब इसके बाद क्या हुआ, जब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, पानी बिल्कुल नाक से ऊपर चला गया था, तो उस टाइम पे उन्हें क्या कर दिया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और 20 जून के अंदर 20 जून में उन्हें क्या करा, उनने एक वर्सले नाम की जगह थी, वहां इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहां उनने सारे लोगों को असेंबल किया और वहां उनने नेशनल असेंबली पार्टी खुद को डिक्लेयर कर दिया। और उनने बोला कि अब हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए, जिसके अंदर जो मोनार्क
की पावर है उसको क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए। ठीक है, जो मोनार्क की मन मर्जी चलती है, जो राजा महाराजा अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो अमीर लोग रहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो ना किया जाए। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, एक तरह से हम बोल सकते हैं डिक्लेयर कर दिया, फॉर्म कर दिया। ओके बच्चा, नाउ तो आपसे पूछा जा सकता है ये कि ये कहाँ हुआ था, तो वर्सले करके जो एक जगह है उधर इंडोर टेनिस कोर्ट का एक ग्राउंड है, वहां ये सारी चीजें क्या की गई, मतलब बोलना चाहिए वहां मतलब उनने अपनी असेंबली बनाने का डिक्लेरेशन वहीं दिया। ठीक है, नाउ मिराबो आर नोबल एंड अबे सैया आ प्रिस्ट लीड दी थर्ड स्टेट। ठीक है, अब लेकिन क्या होता था, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड स्टेट की, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में सभी लोग बुरे नहीं थे, कुछ लोग अच्छे भी थे। ठीक है, तो ये जो दो आपको इंसान दिख रहे हैं, एक का नाम था मिराबो जो कि नोबल थे, नोबलिटी सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और एक प्रिस्ट थे जो क्या करते थे, जो थर्ड स्टेट थे उसको सपोर्ट करते थे। उन्हें लगता था कि ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है, भले ही वो उस कैटेगरी के होते थे, लेकिन उसके बाद में उन्हें लगता था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इसलिए वो किसका सपोर्ट करते थे, वो थर्ड स्टेट का सपोर्ट करते थे। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलाइट ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज इन ट्रबल। ठीक है, जहां तक कि जैसे कि बताया जा रहा है, जो नेशनल असेंबली थी उस टाइम पे क्या थी, वो बिजी थी वर्सलाइल में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे जो बाकी का फ्रांस था वो क्या था, ट्रैवल में था, बहुत ज्यादा परेशानी में था। Severe winter destroyed the food crop, which resulted in increase in the prices. The baker also hoarded supply of bread for making greater profit. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि क्या हुआ करके, आपके जो नेशनल असेंबली है वो बिजी थी किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, लेकिन बाकी के जो फ्रांस के लोगों थे वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले थे, क्योंकि विंटर के टाइम पे क्या हुआ था, जो फूड क्रॉप थी वो और ज्यादा खराब हो गई थी। वो खराब हो गई थी तो जो आपके फूड क्रॉप्स थे उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और जो बेकर्स होते थे वो क्या करते थे, वो और ही मतलब प्रॉफिट को ज्यादा कमाने के लिए जो सप्लाई है उसको रोक देते थे और उसको छुपा के रख देते थे। ठीक है, मैंने बताया था ना वो लाइन लग जाती थी एंड ऑल, और उसके बाद जब वहां तक पहुंचते थे तो बोला जाता था कि ब्रेड है ही नहीं, खत्म हो गई है। राइट, तो ये सारी चीजें, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी जो प्रॉब्लम है फूड ग्रेन्स की, अभी हम और उसको छुपा के रख लेंगे तो बाद में उसको और ज्यादा प्राइस में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा काम कर रहे थे। नाउ आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्यू एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप। जब ये सारी चीजें देखी गई, जब लोग बाग इतना ज्यादा परेशान होने लगे कि वो इतने घंटे घंटे तक वो क्यू में खड़े रहते हैं और फिर उसके बाद वहां जैसे ही उनका टर्न आता, उनकी बारी आती, तब उनको पता चलता है कि वो जो शॉपकीपर है वो बोल रहा है कि ब्रेड खत्म हो गई। तो लोगों का जो गुस्सा था, जो विमेन का गुस्सा था, जो क्राउड थे वहां के लोगों का जो एंग्री थी, ठीक है, जो गुस्सा था वो क्या हो गया, वो एकदम से फूट गया और उन्हें क्या करना स्टार्ट कर दिया, शॉप के ऊपर पत्थरबाजी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, at the same time the king ordered troops to move into Paris on July 14. The agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. ठीक है, अब उसी टाइम पे सेम टाइम पे क्या हुआ, जो राजा थे, राजा ने ऑर्डर दिया किसको, ट्रूप को, जो कि सेना होती है उसको ऑर्डर दिया कि पेरिस के इधर आप मूव करो। एंड क्या था उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था जो ये मिडिल क्लास लोग हैं आपके, ये जो थर्ड स्टेट है उसको क्या उनके ऊपर आरोप लगा था या उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि इनने क्या किया, एक तो इनने है ना जो शॉपकीपर्स एंड ऑल उनको परेशान किया, उनके साथ मारपीट की, साथ के साथ में जो वेस्टाइल था उसको भी क्या कर दिया था, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेस्टाइल में आपको पहले ही बता चुकी थी वो क्या था, एक टाइप का जेल था जो कि एक तरह से पावर को शो करता था राजा की। तो लोगों ने ये बोला कि हम आपकी पावर से नहीं डरते, हम आपकी पावर को ऐसे ही खत्म कर देंगे। तो जब उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ के साथ में वो जो ये सारी शॉपकीपर्स एंड ऑल इनके ऊपर भी हमला एंड अटैक किया था, तो उसके कारण किंग ने क्या ऑर्डर दे दिया, किंग ने ऑर्डर दे दिया कि आप लोग इनके ऊपर हमला कर सकते हो। ओके, in the countryside rumors spread from the village to village that the lord of the manor were on their way to destroy their rape crop through their hired gang. अब यहाँ क्या हुआ, और साथ के साथ में जो कंट्री साइड का एरिया था वहां भी क्या कर गया, वहां रूमर्स फैल गया
कि ये रूमर्स फैल गया जो कि वहाँ के लैंडलॉर्ड्स एंड ऑल है वो क्या करेंगे, वो उन लोगों ने गुंडे को हायर किया और गुंडों को हायर करने के बाद वो क्या करने वाले हैं, वो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अटैक करवाने वाले हैं और जो उनकी बोलना चाहिए खेती है, फसल है, उसको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। जैसे ये रूमर्स फैला तो वहां के जो लोग थे उनने क्या सोचा, उनने ये सोचा कि वो हमारे ऊपर पहले अटैक करें, उससे अच्छा ये है कि हम उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, ये रूमर्स वहां जब फैला था कि जो आपके लैंडलॉर्ड्स हैं वो क्या करने वाले हैं, जो वो आपके जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं उनके ऊपर अटैक करने वाले, उनकी फसलों को बर्बाद करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि वो हमारे ऊपर करें, उससे अच्छा ये हम पहले उनके ऊपर ही अटैक कर देते हैं। तो जो आपके थर्ड स्टेट वाले थे उनने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जब उनके ऊपर अटैक किया तो वो इतना ज्यादा डर गए कि वो उस जगह को क्या, उस कंट्री को ही छोड़ के चले गए। ओके, लार्ज नंबर ऑफ द नोबल फेल्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिया और बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, वहां से उठ के ही चले गए। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्री में ही चले गए, शिफ्ट हो गए। लुई 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इतना सब कुछ हुआ, जब राजा की बिल्कुल चली ही नहीं, सब लोग बहुत ज्यादा उसके ऊपर हावी हो गए थे, तो एट लास्ट लुई 16 को क्या करना पड़ा, जो नेशनल असेंबली थी, अभी तक वो बोल रहा था वो इलीगल है, ऐसा कोई नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसी असेंबली को, अब उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा और साथ के साथ में उसको मानना भी पड़ा कि हाँ वो लीगली आपकी एक बोलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मानना भी पड़ा और साथ के साथ में उसको कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ा। ये बात सही है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जब लोगों ने प्यार से बोला था उनसे कि आप हमारा प्रपोजल मतलब जो हम प्रपोजल दे रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, वन वोट वन मेन वाला, लेकिन उसने नहीं किया एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो जब लोगों ने फुल्ली तरीके से प्रोटेस्ट किया तब उसको समझ में आया लुई 16 को, एंड देन फाइनली उसने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके बच्चा, नाउ on 4th August 1789 France passed the law for abolishing the feudal system of obligation of taxes। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका कि 1789 में 4 अगस्त 1789 में फ्रांस में एक और लॉ पास किया गया जिसके अंदर जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक तो वो फ्री में भी काम करवाते हैं, साथ के साथ में जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना वो उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, उन्हें करना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। अगर वो बोलेंगे कि तुम हमारे घर का पानी भर के जाओ तो उन्हें वो भी भर के जाना पड़ेगा, फ्री में काम करो तो वो भी करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा करो तो वो भी करना पड़ेगा, सब कुछ उन्हें करना पड़ेगा। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था ना वो क्या कर दिया गया, वो हटा दिया गया, अबॉलिश करने का लॉ पास किया गया। साथ के साथ में आपके जो टैक्सेस एंड ऑल दिए जाते थे उसको भी बोलना चाहिए हटाने के लिए क्या किया गया, लॉ पास किया गया। ओके, तो फ्रांस पासिस द लॉ फॉर अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। The member of clergy were also forced to give up their privileges। और साथ के साथ में जो मेंबर ऑफ क्लर्जी के थे, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेट वाले लोग थे, जो चर्च वाले लोग थे, उनको भी उनको जो प्रिविलेजेस मिलते थे उनको क्या करने का बोला गया, उनको गिव अप करने के लिए बोला गया। ठीक है, कि अब आपको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। Tithes were abolished and land owned by the church were confiscated। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो तीथेस टैक्स हुआ करता था, जो चर्च लिया करता था, उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और जो चर्च की प्रॉपर्टी उसको भी क्या कर लिया गया, कब्जे में कर लिया गया। ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ एक तो क्या कितना अच्छा होता जा रहा है अब। ठीक है, क्या होता जा रहा है, एक तो फ्यूडल सिस्टम और टैक्स का जो था वो भी क्या हो गया, आपका अबॉलिश होने लगा। साथ के साथ में जो मेंबर थे क्लर्जी या हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेट वाले, उनको भी क्या करने लगा, अपना जो प्रिविलेजेस थे उसको क्या करने लगा, गिव अप करने लगा। और साथ के साथ में वो जो बोलना चाहिए टैक्स लेते थे उसको भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश करने के साथ साथ और क्या किया गया, अबॉलिश करने के साथ साथ जो उनके पास चर्च के पास उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी क्या कर लिया गया, ले लिया गया। ठीक है बच्चा, ना फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब हम देखेंगे फ्रांस कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनी। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791, which main object was to limit the power of the monarch। ठीक है, as you know that कि National Assembly का जो draft था वो complete हो गया 1791 में। आपको ये याद होना चाहिए कि नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट करा, 1791 ने, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था
कि मोनार्क की पावर को क्या कर सके, लिमिट कर सके। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनका मेन पावर, मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वो क्या था कि वो मोनार्क की पावर को क्या कर सके, लिमिट कर सके। The power were now separate and assigned to different institutions, the legislature, executive and the judiciary, which made France a constitutional monarchy. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो पावर्स था उसको क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग इंस्टीट्यूट को उनके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, अलॉट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया पावर्स को। अब पावर्स एक हाथ में नहीं थी, ठीक है, अब पावर्स को डिवाइड कर दिया गया, जो कि उनने बोला था ना, एक फिलोसफर में जिनने जो बोला था उसके ही अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों के अंदर क्या कर दिया गया, पावर को डिवाइड कर दिया गया, विच मेड फ्रांस आ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसने क्या किया, फ्रांस को अब मोनार्की की जगह क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया। The Constitution of 1791 gave the power of the making law in the hand of the National Assembly, which was indirectly elected. और साथ के साथ में ठीक है, वो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल बन गया था और पावर जो है उनको भी डिवाइड कर दिया था। साथ के साथ में 1791 में ये बोला गया कि गेव दी पावर, अब ये जो लॉ बनाने की पावर है, ठीक है, जो लॉ बनाने की पावर थी वो किसको दे दी गई, नेशनल असेंबली को दे दी गई, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, मतलब उनको इलेक्शन के थ्रू करके नहीं बनाया गया था, वो जो मेंबर थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, उन्हें सिर्फ प्रोटेस्ट किया था, तो वो उसी मेंबर, मतलब उसी कमिटी के मेंबर कहलाए नेशनल असेंबली के, एंड देन उनके हाथ में ये पावर दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, वो लॉ बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय द ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स विच वर चूजन बाय एक्टिव सिटीजन, एंड देन जो नेशनल असेंबली थी बाद में क्या हुआ आपका कि एक ग्रुप ऑफ इलेक्टोरल करके इलेक्ट किया गया, जो कि एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा क्या किया गया था, चूज किया गया था। ठीक है, एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो क्या करे, उनके पास राइट था वोट करने का, उन्होंने वोट किया और उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को क्या किया, इलेक्ट किया, चूज किया। ठीक है, एक्टिव सिटीजन कंप्राइजेस ऑफ ओनली मैन अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक्टिव सिटीजन के अंदर कौन कौन आता है। एक तो सबसे पहली बात कि विमेन तो आती नहीं है, तो मेन ही आएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ओनली मेन, और उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, और वो इतना कितना टैक्स पे करें, कम से कम एटलीस्ट उनकी पेमेंट इतनी होनी चाहिए कि वो इतना टैक्सेस 3 day का लेबर वेजेस के करीब टैक्स क्या कर सके, पे कर सके। तो ये जो 3 कंडीशन है, एक तो आप मैन होना चाहिए, विमेन को तो अलाउ ही नहीं है, सेकेंड चीज 25 ईयर्स के होने चाहिए, और साथ के साथ में आप इतना टैक्स पे कर सको, कितना कि जो 3 मतलब है ना बोले, किसी लेबर की वेजेस की जो 3 दिन की तनख्वाह होती है ना, उतना। ठीक है, अगर ये आपकी क्वालिटी है तो आप एक्टिव मेंबर के अंदर काउंट होते हो, और अगर आप एक्टिव मेंबर हो तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो और आप रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। The remaining men and all women were classed as passive citizen who had no voting right. अब बाकी के जो लोग बचते हैं ना, वो पैसिव सिटीजन के अंदर आते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एक्टिव सिटीजन कौन कौन होता है और पैसिव सिटीजन कौन होता है। ठीक है, तो जो पैसिव सिटीजन होते हैं वो अब इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं जिनको वोटिंग राइट दिया ही नहीं गया था। ओके बच्चा, नाउ फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम, अब हम देखेंगे उस टाइम पे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन हुआ किसके थ्रू, डिक्लेरेशन किया गया उस टाइम पे राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का। Rights such as the right of life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were given to each human being by birth and could not be taken away. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आपका, ये सबको राइट दिया गया, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे राइट्स उन्हें प्रोवाइड किए गए, एंड कुड नॉट बीन टेकन अवे, जो कि नहीं लिए गए। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट, और ये ड्यूटी हो गई स्टेट की कि वो प्रोटेक्ट करे सिटीजन के नेचुरल राइट्स को, जो भी उसके राइट्स है उसको क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके। ये सारी चीजें तो चली रही थी, साथ के साथ में कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स आए जिनके मीनिंग यहाँ दिए गए हैं। मैं आपसे बोलूंगी एक बार आप इन मीनिंग को पढ़ लेना, क्योंकि एज यू नो दैट ये वन शॉट वीडियो अदरवाइज बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी। ये नॉर्मली आपको इनकी इमेजेस देख के समझ में आ जाएगा किसका मीनिंग क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि कौन से सिंबल का मीनिंग क्या होता है, या वो नेम दे दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल द ब्रोकन चेन दे दें और उसके बाद आपको ऑप्शन दे दे, तो आपको पता होना चाहिए बच्चा। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई सा आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको स्पेशली इसको कवर करवा दूंगी। ओके, नाउ फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। फ्रेंच ने क्या किया, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और वो रिपब्लिक बन गया। ऐसा तो नहीं एकदम से बन गया, ये सारी चीजें हो रही थी तभी जाके रिपब्लिक तक वो पहुंच पाया। So Louis XVI had signed a constitution, but he entered into secret negotiation with the king of Persia. ठीक है, अब क्या हुआ था, हमने देख लिया था, जो कि लुइस 16 थे, उनने क्या करा था, उनने जो नेशनल असेंबली है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था। ठीक है, बट उनने सिर्फ दिखावे के लिए माना था, उनने सीक्रेटली क्या किया, एक नेगोशिएशन किया, किसके साथ, किंग ऑफ पर्शिया के साथ। ठीक है, ruler of the other neighboring countries too were worried by the development in France and made plan to send troops to stop the revolutionary event taking place। ठीक है, तो अब इसके पीछे की भी आपकी कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक तरह से देखा जाए तो जो राजा था उसने क्या किया, उसने धोखा दिया, षड्यंत्र जो होता है वो उसने रचा। कैसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसने ये दिखावा किया कि मैंने क्योंकि हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था नेशनल असेंबली को। ठीक है, लेकिन उसने मन से एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने सिर्फ दिखावा किया था, सिर्फ धोखा दिया था उन लोगों को। और उसने क्या किया, उसके बिहाफ में उनके सामने तो ये दिखाया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में उनको उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया। ठीक है, कैसे अटैक करने का प्लान बनाया, उसने क्या सोचा कि वो पर्शिया का जो किंग है उससे जाके क्या कर जाएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, पर्शिया के किंग से जाके वो मिल जाएगा, और साथ के साथ में पर्शिया के किंग से तो मिलेगा, और साथ के साथ में जहां जो उसका ससुराल था, ठीक है, जिसका नाम था आपका ऑस्ट्रेलिया करके, वो सब लोग मिलके इनके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। ये उनकी प्लानिंग थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहां के लोगों को, जो नेशनल असेंबली थी, उसको पता चल गया इस प्लानिंग के बारे में। जैसे ही वहां के लोगों को इस प्लानिंग के बारे में पता चला बच्चा, तो उनने क्या किया, उनने किया ये लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, उससे अच्छा ये कि हम लोग खुद इनसे जाके लड़ाई कर लें। ठीक है, तो हम पहल कर दें। तो क्या हुआ, जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उनने खुद ने ही जाके जो पर्शिया थे उससे जाके क्या कर ली, उनने लड़ाई कर ली, उनने फॉट करने लगे, उससे वॉर करने लगे। ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात यह कि यहाँ फ्रांस के राजा ने नहीं किया यहाँ, बल्कि यहाँ उल्टा हुआ। जो फ्रांस की जनता थी उसने क्या किया, उसने लड़ाई की किसके साथ, पर्शिया के साथ, क्योंकि यहाँ का राजा तो खुद पर्शिया से मिला हुआ था। राइट, एंड देन ये सब होने के बाद आपका, अब जैसे ही लोगों को ये पता चला, जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1790 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली थी उनने क्या करा, उनने डिक्लेयर कर दिया पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर। जैसे ही वहां के लोगों को पता चला तो लोग बाग अपनी मर्जी से क्या करने लगे, वहां ज्वाइन होने के लिए आने लगे। ठीक है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये है ना एक तरह से सच और झूठ की लड़ाई है एक तरह से। ठीक है, और वहाँ जो सोशलिज्म एंड ऑल के पीछे की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजों की लड़ाई को ये फेस कर रहे थे सब लोग अपने आप से। इस वॉर को बोलना चाहिए एक तरह से रिलेट कर रहे थे, तो सब लोग अपनी मर्जी से क्या होने लगे, लड़ाई करने के लिए आर्मी के अंदर ज्वाइन करने लगे। ओके, पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप। और लोग बाग इस वॉर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो क्या देखने लगे, किंग और एरिस्टोक्रेसी जो होता उनके अकॉर्डिंग इस वॉर को देखने लगे, और पूरे यूरोप के ऊपर इसकी बोलना चाहिए चर्चा एंड ऑल होने लगी। अब जैसे ही लोगों ने इस चीज को अपने आप से जोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉर था ना, वो लोग सब अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे, कि सबको लगता था कि नहीं हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट एंड ऑल करना ही है। जब उनने ये अपने आप से जोड़ा, वो इमोशनली इसके साथ क्या होने लगे, अटैच होने लगे इस वॉर के साथ। तो वो लोग क्या करते थे, खुद का इंकरेज बढ़ाने के लिए, खुद का उत्साह बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, उनने सॉन्ग एंड ऑल गाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि हमने हमारे टाइम पे भी देखा था कि पेट्रोलिक सॉन्ग गाए जाते हैं, वैसे इन लोगों ने भी क्या किया, उनके अकॉर्डिंग सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो एक सॉन्ग था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था मार्सिले। ठीक है, मार्सिले करके जो सॉन्ग था वो सबसे ज्यादा फेमस हो गया। इवन आज वो यहाँ का
फ्रेंच का एंथम सॉन्ग भी कहलाता है। ओके, ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था। इसको लिखा किसने था? रोजेट दे लेस्ले करके थे, इनने इस सॉन्ग को, ये पोएट थे, इनने इस सॉन्ग को लिखा था। तो यू नो दैट कि मर्सिले सॉन्ग जो था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। लिखा किसने था उसको? ठीक है, संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटरी फ्रॉम द मर्सिले एज दे मार्च इनटू पेरिस विच इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रेंच। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चा। ये आपसे वन वर्ड में पूछ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जा सकता है। एज यू नो दैट वैसे भी आपको एक ही चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री का क्लास 9 के अंदर, राइट, टर्म 1 के अंदर। तो उसमें से काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। गॉट इट? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉन्ग अब जाके नेशनल एंथम बन गया, तो आपको मर्सिले सॉन्ग पता होना चाहिए। साथ के साथ में इसको कौन से पोएट ने लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, लड़ाई हुई, सब हुआ, और जो नेशनल असेंबली थी वो जीत गए, राइट, वो सब कुछ हुआ। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कहीं भी कोई वॉर एंड ऑल होता है तो भले जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान तो सबको ही देखना पड़ता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि बहुत सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड ऑल सबको क्या करना पड़ा? फेस करना पड़ा इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या हुआ? जैसे कि हमने देखा कि ये सारी लड़ाई एंड ऑल हुई, सब कुछ हुआ, और हमने देखा था कि सब जो कॉमन पीपल भी थे उनने क्या कर लिए थे? आर्मी ज्वाइन कर लिए थे। तो सारे जो बोलना चाहिए मेन थे वो क्या करे गए थे? वो आर्मी में चले गए थे। किसको छोड़ के चले गए थे? अपनी वाइफ्स एंड बच्चों को। ठीक है, तो वो थे, तो उनके ऊपर जो था उनका भी प्रेशर बढ़ गया था। उनका क्या प्रेशर बढ़ गया था? कि उन्हें घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, सारी चीजें हैंडल एंड ऑल करनी है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल वहां आ गई थी। अब ये आने के बाद ये सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड ऑल आई। फिर उसके बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के अंदर हमने देखा था कि गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे तो वो किसको दिए गए थे? सिर्फ रिचर, जो रिच लोग हैं सोसाइटी के, सिर्फ उनको ही प्रोवाइड किए गए थे, सब लोगों को प्रोवाइड नहीं किए गए थे। ये हमने देखा था। तो जब ये सारी चीजें हुई तो वहां से क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, ठीक है, या जो बोलना चाहिए जो है ना रिच सेक्शन में नहीं आते थे, उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अब हमें भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। तो उनने क्या किया? उनने भी, हम बोल सकते हैं एक तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, अलग अलग क्लब्स एंड ऑल बनाए, जिसके कारण लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट एंड ऑल किया, और उसके बाद प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से ही एक क्लब बना आपका पॉलिटिकल क्लब करके। बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने, लेकिन एक क्लब जो था वो सबसे ज्यादा फेमस था, जोबिकियन क्लब्स करके, जो कि आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, बट 10th क्लास में ज्यादा है। बट इस बार भी आपको क्या आ सकता है? उस पर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टैब्लिश बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। तो ये पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं और खुद के प्लान को, खुद के एक्शन को वो फॉर्म में लाना चाहते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जबुकियन। ठीक है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो फेमस क्लब हुआ वो कौन सा हुआ? जबुकियन क्लब सबसे ज्यादा फेमस था। द मेंबर ऑफ द जबुकियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है ये जो क्लब बना था वो अमीर लोगों का तो था नहीं, गरीब लोगों का था, राइट। तो उसके अंदर कौन कौन लोग थे जो कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, वो लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। जैसे कि शॉपकीपर, छोटे से जो शॉपकीपर होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट होते हैं, ये सारे ने मिलके ये क्लब बनाया था, राइट। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, तो इनके जो आपके लीडर्स थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जोबिकियन क्लब्स के लीडर्स का नाम क्या था आपका? तो मैक्सिमिलियन करके थे, वो लीडर का इनका नाम था। ओके बच्चा, नाउ अब क्या हुआ? ये सारे स्टार्ट, इनने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्लब भी बन गया, सब हो गया, लेकिन इनका जो रहने का तरीका था ना वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, इनको देख के ही लोग बाग समझ जाते थे कि अच्छा ये इस क्लब से बिलोंग करते हैं। वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से बिलोंग करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे वो क्या पहनते थे? वो स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था? सेंट क्लॉथ्स भी बोला जाता था। सेंट क्लॉथ्स का मतलब ये होता है बच्चा कि एक्चुअली में है ना, फ्रांस जो है ना वो बहुत अच्छी सोसाइटी कहलाई जाती है फैशन के मामले में। तो वो लोग बहुत ड्रेस रहते थे, हर चीज पहनना एंड ऑल। तो उनके यहाँ एक और, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रेसलेट एंड ऑल, वो ब्राउच लगाया जाता है इधर,
तो उनके यहाँ क्या होता था, उनके यहाँ एक और चीज बोलना चाहिए, एक तरह से ब्रॉश टाइप का होता था जो वो नी पे लगाते थे, घुटनों पे लगाते थे, ठीक है। तो वो लोग इसको नहीं लगाते थे, ठीक है। जो फ्रांस के लोग हैं वो लोग लगाते थे इसको, जिसको कि क्या बोलना चाहिए, जो एक ब्रॉश टाइप का आता है जो नी पे लगाते थे। लेकिन जो जेबुकिन क्लब्स के मेंबर थे जो स्ट्रिप ट्राउजर एंड ऑल पहनते थे, वो लोग इसको नहीं लगाते थे। जो ब्रॉच है वो नीज पे उसको नहीं लगाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे, सेंस क्लॉस भी बोला जाता था उन्हें। और साथ के साथ में वो एक रेड कलर की क्या करते थे, टोपी पहनते थे। मैंने आपसे इससे पहले ही बताया था कि मैंने आपको सिंबल्स दिए थे किसका क्या सिंबल्स होता। तो जो वो रेड कलर की टोपी है ना, टोपी जो पहनते थे ना, उसका मतलब होता था कि फ्रीडम, ठीक है। वो लिबर्टी चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, ओके। तो वो इस टाइप से अपनी ड्रेसिंग सेंस करते थे जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देख के उन्हें क्या हो जाए, समझ जाए। इन समर of 1792, the Jabukian planned a revolt of a large number of the people of the Paris who were angered by the short supply and the high prices of food. अब क्या हुआ, समर में 1792 की बात है, तब लोगों ने जो जकोबियंस क्लब्स के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। क्यों, उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी पेरिस के अंदर कि बहुत ही ज्यादा फूड का शॉर्टेज हो गया था और प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, जिसके कारण लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। On August 10th, they stormed the palace of the to release masquerade of King's Guard and the held the king himself as hostage for several hours. अब यहाँ क्या किया गया बच्चा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, सब हो गए थे, तो उनने क्या किया, जो फैमिली थी, ठीक है, जो राजा महाराजाओं का वो राजमहल था, उनने उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद यहाँ के जो गार्ड एंड ऑल थे उनको मार दिया, और जो राजा रानी थी उसको क्या कर लिया, उसको बंदी बना लिया, हॉस्टेज कर लिया, ठीक है। तो लेटर द असेंबली वांटेड टू प्रिजन द रॉयल फैमिली इलेक्शन वर हेल्ड, ठीक है। यहाँ एक साइड ये चल रहा था कि जो रॉयल फैमिली थी, राजा महाराजा थे, उनको क्या कर लिया था, बंदी बना के रख लिया था, इम्प्रिजन कर लिया था, और साथ के साथ में क्या हो रहा था, वोटिंग भी चल रही थी और इलेक्शन भी हो रहे थे वहां। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल दी मैन 21 ईयर अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इससे पहले हमने देखा था नेशनल असेंबली जो बनी थी उस टाइम पे क्या हुआ था आपका, कि सिर्फ कौन लोग वोट दे सकते थे, 25 या 25 से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए, साथ के साथ में आप मैन होना चाहिए, एंड आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये क्राइटेरिया हट गया था वेल्थ वाला। अब आपके पास पैसे हो ना हो, सिर्फ आप मैन हो और 21 ईयर्स के, तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, ओके। बट यहाँ देखने वाली बात ये, अभी तक विमेन को यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। बट ठीक है, धीरे धीरे करके, पहले तो किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं था, फिर धीरे धीरे करके कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स मिला, एटलीस्ट अब सारे मेंस को वोटिंग राइट्स मिल गया। अब धीरे धीरे करके देखेंगे हम विमेन्स को भी मिल ही जाएगा, ओके। Now the newly elected assembly was called the convention, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है एक तरह से। कहाँ गया पेन, ये रहा, ठीक है। कि जो अब जैसे कि नेशनल असेंबली थी वो तो थी, अब नई असेंबली और आ गई, नई इलेक्टेड असेंबली और आ गई, जिसका नाम था कन्वेंशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूली इलेक्टेड असेंबली कौन सी थी, तो उसका नाम था कन्वेंशन। On 21st September 1792, it abolished the monarchy and declared France as republic. जैसे ही ये आई असेंबली, आपकी न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई, नेशनल असेंबली भी थी, वो कहीं नहीं गई थी बच्चा, ठीक है। तो तभी 21 सितंबर 1792 को क्या कर दिया गया, मोनार्की सिस्टम जो था उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि अब लोगों के हाथ में है, लोग फ्रांस को कौन सी गवर्नमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अब इस डिपेंड कि वो डेमोक्रेसी देना चाहते हैं, वो मोनार्की देना चाहते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन दैट, ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई। उसके बाद जो लुइस 16 और उनकी वाइफ थे, राजा और रानी थे, उनको पनिशमेंट दी गई। किसके बिहाफ में पनिशमेंट दी गई कि उनने जो कंट्री है, कंट्री के साथ क्या किया है, कंट्री के मतलब एक तरह से देश के साथ देशद्रोह किया है, ठीक है। कैसे देशद्रोह किया है कि उनने वहां का जो सिटीजन है, वहां की जो जनता है, उनकी बातें नहीं मानी है, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा है और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाके काम किया है। तो इस बिहाफ में उन्हें क्या दिया गया, उन्हें सेंटेंस टू डेथ दिया गया, ठीक है। उन्हें बिल्कुल फांसी की सजा दे दी गई, उन्हें डेथ की सजा दे दी गई, ओके। और सेम, ठीक है, अब जैसे कि इन्हें दे दी गई, वैसे ही सेम जैसे इनको मार डाला गया, वैसे ही क्या करा गया,
जो उनकी क्वीन थी, उनकी महारानी थी, उनको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, दोनों को सेंटेंस डेथ प्रोवाइड कर दी गई। ये तो आपका क्या था, एक तरह से इसकी स्टोरी थी कि कैसे उन्हें एक चौराहे पे, और इवन पूरा फ्रेंड्स वो देखने के लिए आया था कि कैसे उन्हें मारा गया एंड ऑल करा गया करके, कि एक है ना, ऐसा होता था कि एक मतलब दो डंडे से लगे रहते थे और यहाँ कुछ बना रहता था और ऊपर से तलवार आती थी और वो धड़ से सड़कों क्या कर देती थी, अलग कर देती थी, इस टाइप का कुछ बनाया गया था। तो ये सारी चीजें वहां हुई। अब यहाँ होने के बाद क्या हुआ, ये हमने देखा था न्यू असेंबली आई, जो न्यू असेंबली थे उनके जो मेन लीडर थे उसको क्या कर दिया गया, उसको मेन वहां का एक तरह से बोलना चाहिए लीडर बना दिया गया। ठीक है, अब जब लीडर उसको बना दिया गया, लोगों ने उसको बहुत समझा, बहुत कुछ मतलब इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद उसको लीडर बनाया गया, लेकिन वो बनाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि फ्रांस की किस्मत ही बहुत खराब थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो मैं ये बोल रही हूँ कि फ्रांस की किस्मत खराब थी कि लीडर, क्योंकि लीडर तो उनके पसंद का बना था, लोगों ने इलेक्ट करके बनाया था, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ, तो हम उसकी स्टोरी देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is referred to as a reason of terror as Robespierre followed a policy of severe control and punishment। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था जो जोबिकन क्लब्स का जो मेन लीडर था उनका नाम क्या था, रोबेस्पियर करके था। तो ये जब इनको लीडर बनाया गया, ठीक है, तो ये उस टाइम पे क्या किया गया, जो इनका टाइम था, सिर्फ इनने 1 साल के लिए राज किया था, जो इनका टाइम था उसको रीजन ऑफ टेरर बोला जाता है, क्योंकि इनने इतनी ज्यादा सीवियर कंट्रोल करके रखा था लोगों को, उसके लिए पनिशमेंट और कंट्रोल के लिए ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाई थी ना कि लोग बाग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि इन्हें 1 साल के अंदर मार दिया गया था। All his enemy, ex-noble clergy, member of other political parties, even member of his own party who did not agree with his method were arrested, prisoned and guillotined। ठीक है, अब क्या होता था, ये क्या करता था कि जितने भी एनिमीज हैं, एक्स नोबल्स हैं, क्लर्जी मेंबर्स हैं, या फिर अदर बोलना चाहिए पॉलिटिक के भी मेंबर हैं, या उसकी खुद की क्या बोलना चाहिए, उसकी खुद की भी जो उसका जो खुद का क्लब था, जो उसकी खुद की पार्टी थी, उसके भी जो मेंबर हैं, अगर who did not agree with his method, जो भी इसके मेथड से एग्री नहीं करता था, इसने जो भी कोई पॉलिसी बनाई है, भले ही वो उसका एनिमी हो, भले ही उसका सगा संबंधी हो, कोई भी हो, अगर इसने जो पॉलिसी बनाई है आपने एग्री नहीं किया, तो ये क्या करता था, ये अरेस्ट कर लेता था। अरेस्ट करने के बाद उसको इम्प्रिजन कर देता था और गिल्टेन एक तरह का, मैंने आपको बताया था ना कि राजा रानी के टाइम पे उसको जो एक तरह से बोलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट टाइप का था जिसके अंदर डेथ पेनल्टी दी जाती थी, उसको बोलते थे। ठीक है, तो ये करा गया आपका। देन Robespierre government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at fixed price fixed by the government. The use of the more expensive white flour was forbidden and all citizens were required to eat the equality bread, a loaf made of whole wheat। ठीक है, ये इतना ज्यादा मतलब बोलना चाहिए इक्वलिटी को लेके पागल था बंदा कि इसने क्या किया, इसने हर चीज की चीजें क्या कर दी, फिक्स कर दिया। ठीक है, हर चीज को फिक्स कर दिया। इवन अगर आपको मीट और ब्रेड भी लेना तो वो एक ही टाइप का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज के जमाने में भी ब्रेड हमारे इंडिया के अंदर कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स मिलती है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स, तो ब्राउन ब्रेड्स, तो वाइट ब्रेड, तो सैंडविच वाली ब्रेड, अलग अलग टाइप के। तो फ्रेंच में तो कितनी टाइप की मिलती होंगी, राइट। तो वहां भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ब्रेड रहती थी, तो लोग उनके अकॉर्डिंग ले लेते थे। ठीक है, बट इसको इक्वलिटी का इतना ज्यादा वो था, मतलब इक्वलिटी को लेकर इतना ज्यादा पागल था कि उसने उस चीज को भी फिक्स कर दिया कि एक ही टाइप की ब्रेड होगी, जो सब वही ब्रेड खाएंगे, एक ही टाइप का मीट होगा, वो सब वही खाएंगे ना कोई, और सबका प्राइस एकदम से फिक्स कर दिया। तो लोग बाग उसकी ये सनकपन को लेके क्या थे, मतलब ये जो आपका रोबेस्पियर थे उसकी इस इक्वलिटी की सनकपन को लेके परेशान हो गए थे। ठीक है, तो जब ये हुआ आपका, लोग बाग परेशान हो गए, तो फिर क्या किया गया, फिर ऑब्वियसली बात है कि लोग बाग 1 साल में इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको सूली के ऊपर चढ़ा दिया, इसको भी मार डाला। ओके, नाउ अब फिर क्या हुआ आपका, ये इक्वलिटी को लेकर इतना ज्यादा पागल था कि जो फ्रेंच का ट्रेडिशन था, ठीक है, उसको भी वो क्या कर रहा था, वो हटा रहा था। जैसे कि क्या बोलना चाहिए, फ्रेंच का जो ट्रेडिशन था वो क्या था, सर को वहां मैंसूरे एंड
मैडम को वह मैडम बोला जाता था, तो वो उसने क्या कर दिया, वो हटा के बोलने लगा सबको क्या बोला जाएगा, सिटोयन एंड सिटोयंस बोला जाएगा। ठीक है, मैन को सिटोयन एंड वुमेन को क्या बोला जाएगा, विमेन को सिटोयंस बोला जाएगा। ये इसका मीनिंग होता है सिटीजन। फ्रेंच में सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। ओके, उसने ये किया। साथ के साथ उसने क्या कर दिया, जो चर्चेज एंड ऑल थे उसको भी क्या कर दिया, सबको बंद करवा दिया और वहाँ ऑफिसेस खुलवा दिए। ठीक है, तो कुछ लोग जो पूजा पाठ करते थे, जो बिलीव करते थे रिलीजियस के अंदर, तो उनको तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना। और साथ के साथ में उसने क्या किया, पॉलिस टू हार्स इवन सपोर्टर बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। ठीक है, और साथ के साथ में जो भी उसके सपोर्टर्स एंड ऑल थे उनके साथ भी बहुत ही ज्यादा हार्शली जो बोलना चाहिए पॉलिसी थी उसको क्या किया, परस्यूट किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो क्या कर रहा था आपका ना। फाइनली उसको क्या करा गया, जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी थी एक तरह से, कि जुलाई 1794 के अंदर उसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि लोग बाग उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए थे, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, और उनने उसे भी क्या कर दिया, मौत के घाट पे उतार दिया। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है गिल्टोन निट क्या होता है आपका, ये एक तरह का डिवाइस होता है जहां दो पोल होते हैं और एक ब्लेड होती है, पर्सन को बीच में लेटा दिया जाता है और ब्लेड ऊपर से आती है और वो कट जाता है। ठीक है, इसको जिसने इन्वेंट किया था उनका नाम था डॉक्टर गिल्टिन करके, तो इसलिए इसका नाम भी गिल्टिन डिवाइस पड़ गया। ओके, नाउ अब हम देखेंगे ये सारी चीजें हुई, हमने देख लिया कि मोनार्की भी हो गई, लोग बाग अपने हिसाब से गवर्नमेंट भी लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो फ्रांस की किस्मत थी वो अभी तक अच्छी हुई नहीं, हैप्पी एंडिंग अभी तक देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society. एक new constitution बनाया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, विच जो कि क्या करता था, डिनाई करता था वोट टू नॉन पॉपुलेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, it provide for two elected legislative council which then appointed are directly and executive made by of 5 member। यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा, तो बच्चा यहाँ क्या हुआ आपका, कि जैसे मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो जो गरीबों को राइट्स मिले थे वोट करने के वो फिर से वापस ले लिए गए। ठीक है, तो अब क्या था, डिनाई द वोट टू द नॉन अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये किया गया, ये करने के बाद उन्हें क्या किया, उन्हें दो अब एक तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगा। क्यों बनाया, क्योंकि उन्हें ये देख लिया था कि बेचारे वो इतना सीख चुके थे अपनी पुरानी चीजों से कि एक को बनाने के बाद क्या क्या हमें प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है, इसलिए उन्हें पावर को डिवाइड करके दो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बना दी गई। ठीक है, तो इट प्रोवाइड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग विच देन अपॉइंटेड आर डायरेक्टली एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ द 5 मेंबर, जिसके अंदर एक में डायरेक्टर ही थी और दूसरे के अंदर क्या था, 5 मेंबर्स एक एग्जीक्यूटिव बना हुआ था। अब क्या हुआ, द डायरेक्टली ऑफन क्लैश विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन sought to dismiss them। अब क्या होता था, लेकिन जो ये डायरेक्टर और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थी ना, इनकी खुद की ही नहीं बनती थी, ये लोग खुद ही आपस में इतना लड़ते रहते थे कि वो सिटीजन्स को क्या संभालेंगे, वो देश को क्या संभालेंगे, बीच में इतना लड़ते रहते थे। द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टली पेव द वेव ऑफ द राइज ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन। ठीक है, अब इसी बीच में क्या हुआ आपका, कि जब ये दो लेजिस्लेटिव को बना दिया गया था, एक डायरेक्टर और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन इनके बीच में पट नहीं रही थी और ये एक दूसरे से लड़ाई करने में लगे हुए थे, तो उस चीज का बेनिफिट किसने उठा लिया, नेपोलियन ने इस चीज का बेनिफिट उठा लिया। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, क्योंकि अभी तक भले ही लेजिस्लेटिव बना दी गई थी, डायरेक्टर बना दिए गए थे, लेकिन इन लोगों के जब व्यूज नहीं मिल रहे थे ना, और लड़ाई इनके बीच में इतनी हो रही थी जिसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई थी, तो जो रूल था अब वो किसके हाथ में आ गया, मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में रूल आ गया, जिसका नाम था नेपोलियन करके। ठीक है, अब हम वुमेन रेवोल्यूशन देखेंगे कि ऑब्वियसली बात है कि विमेन रेवोल्यूशन तो देखना बनता ही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा अभी तक विमेन्स को राइट ही नहीं मिले थे वोट्स के, तो विमेन भी तो वोट्स के लिए क्या करेंगी, राइट्स अपने राइट्स को पाने के लिए रेवोल्यूशन करेंगे। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेवोल्यूशन। हमने पहले से देखते आ रहे हैं कि जो विमेन है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रेवोल्यूशन के अंदर। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव दियर लाइफ। और वो बार बार क्या करती थी, उनका इन्वॉल्वमेंट, दे होप दैट दे, उनको ये लगता था कि जो वो इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं, जो एक्टिवली वो पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो जिसके कारण गवर्नमेंट एंड ऑल उनकी कंडीशन पे भी ध्यान देगी और इम्प्रूव करेगी उनकी भी लाइफ स्टाइल को। ओके,
बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर द लिविंग एज लॉन्ड्री सेलर्स डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ द पर्पस पीपल। जो मैक्सिमम वीमेन थी आपकी थर्ड स्टेट की, वो लोग कहाँ काम करती थी, या तो वो एज अ बोला चाहिए डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी, सेलर काउंट की तरह काम करती थी, या लॉन्ड्रेसेस की तरह क्या करती थी, वो काम करती थी। ठीक है, अब वो भी किसके अंदर काम करते थे, जो अमीर लोग हैं उनके घर में जाके काम करेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन एंड ऑल लाइक। ठीक है, मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और मैक्सिमम विमेन को ना तो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था और ना ही जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, women start their own political clubs and newspaper. The Society of Revolution and Republic Women was the most famous of them. ठीक है, फिर उन्हें क्या कर दिया, जब उन्हें ये सारी चीजें समझ में आई, और इवन जो फर्स्ट क्लास के लोग भी थे ना आपके फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, क्योंकि वहां के लोग पढ़े भी लिखे होते थे ना, तो भी उन्हें जॉब करना अलाउ नहीं था और उन्हें भी वोट करना अलाउ नहीं था। ठीक है, ऐसा सिर्फ गरीब के साथ ही नहीं था, जो अमीर विमेन भी थी ना उनके साथ भी यही था। ठीक है, तो उनने क्या किया, उनने खुद की वॉइस को उठाया, खुद की वॉइस को उठाने के बाद उनने खुद का पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर ये सारी चीजें स्टार्ट की, और उसमें से उनका सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक करके जो था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ उनका क्लब। ओके बच्चा, फिर उसके बाद वीमेन वर डिसअपॉइंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। फिर उनको निराशा हाथ में लगी 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनका, कि उन्हें एक तरह से क्या कर दिया गया, फिर से उन्हें पैसिव सिटीजन में काउंट करा गया, ना कि एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या होता था कि जो वोट दे सकते हैं, पैसिव सिटीजन जो कि वोट नहीं दे सकते हैं। दे डिमांड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू दिस असेंबली एंड दी होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें वोट करने का अधिकार मिले, और साथ के साथ में वो किसी भी असेंबली के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई अपना खुद की जॉब चाहती है, ऑफिस चाहती है, वो भी क्या कर सके, उन्हें मिल सके। ओके, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट इम्प्रूव हेल्प इम्प्रूव द लिव्स ऑफ विमेन। फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने लॉज बनाए जो विमेन्स की लाइफ है उसको अच्छा बनाने के। ठीक है, उनके लिए फिर है ना स्कूलिंग और ये मतलब ना स्कूल एंड एजुकेशन एंड ऑल गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, और जैसे कि पहले क्या होता था कि जो फादर्स होते थे वो जबरदस्ती उनको फोर्स करके उनकी शादी कर देते थे, अब वो करना अलाउ नहीं रहा करके। ठीक है, और इसके पहले एक और चीज होती थी कि मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। अब क्या कर दिया गया, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया आपका कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ, आप उसके अंदर रजिस्टर एंड ऑल कर सकती हो और अपने हिसाब से मैरिज एंड ऑल कर सकती हो। अब क्या था, पहले क्या था कि डिवोर्स के लिए सिर्फ मेन अप्लाई करते थे, अब डिवोर्स के लिए विमेन भी अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, और अब उन्हें है ना ट्रेनिंग देने लगी जॉब के लिए, स्मॉल बिजनेस खुलवाने लगे, आर्टिशियन बनना चाहती है तो वो सारी चीजें होने लगे। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ कि जो भी विमेन्स के लिए अच्छा होना था कि उन्हें एक तरह से बोला जाए, जो कि इनका मैरिज से लेके साथ के साथ में उनकी जॉब से लेके और उनके एजुकेशन से लेके सबके अंदर क्या देखने को मिला, इम्प्रूव देखने को मिला। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने बहुत सारी चीजें करी। नाउ during the region of terror, the new government issued law ordering closer to women club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता देखा था कि उस टाइम पे जब है ना रीजन ऑफ टेरर चल रहा था, उस टाइम पे क्या करा है, जो न्यू गवर्नमेंट ने लॉ बनाए थे उसने क्या किया था, जो विमेन क्लब्स थे उसको बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक्टिविटीज को, और जो मेन विमेन थी, जो मेन प्रोमिनेंटेड लीडर्स थे विमेन के वहां के, उनको अरेस्ट करा गया और कुछ को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। ये डेट आपको याद होनी चाहिए बच्चा कि 1946 के अंदर, ठीक है, विमेन को, फ्रांस की विमेन को क्या मिला, राइट टू वोट हासिल हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, द अनविलनेस ऑफ यूरोप टू गो एंड वर्क इन द कॉलोनीज इन द कैरेबियन विच वर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कम्युनिटी सच एज टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन, दस द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। जैसे कि हमें पता है उस टाइम पे क्या होता था, जो यूरोप कॉलोनीज होती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, वो बहुत सारी चीजों को
बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे एंड ऑल, उसको सप्लाई करते थे, तो उस टाइम पे क्या होता था, उन्हें लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है। जब लेबर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग क्या करते थे, स्लेव ट्रेड्स का स्टार्ट हो गया करना। तो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसको क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट कर दिया जाता है। तो वैसे ही यहाँ हुआ कि जो भी अनविलिंगनेस यूरोप थे, उन यूरोपियंस थे, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया जाता था और क्या किया जाता था, उन्हें वहाँ एक तरह से बेच दिया जाता था, स्लेव ट्रेस करवाया जाता था, उनसे सारे काम करवाए जाते थे एंड ऑल, पैसे वैसे तो उन्हें मिलते ही नहीं थे, ठीक है। फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम देयर पोस्ट टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफटेंस, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, फ्रेंच के जो मर्चेंट्स थे वो सेल कर देते थे अपने पोर्ट से अमेरिकन कोस्ट को, ठीक है। जितने भी सारे स्लेव्स होते थे वो वहां क्या हो जाते थे, वहां उन्हें भेज दिया जाता था, ओके। Now, branded and shackled, the slaves were packed tightly into ship for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean, ठीक है। अब क्या होता था, जो भी सारे स्लेव्स एंड ऑल होते थे उन्हें प्रॉपर पूरा शिप के अंदर भर दिया जाता था और वो पूरी जर्नी रहती थी 3 मंथ्स की, जिसके कारण वो पूरा अंटार्कटिका अटलांटिका जो है उसको क्रॉस करके कहाँ पहुंचते थे, वो कैरिबियन के इधर पहुंचते थे, ठीक है। और there they were sold to plantation owner. The exploitation of the slave labor made it possible to meet the growing demand in European market to sugar, coffee and indigo. और क्या किया जाता था, फिर वहां ले जाके उन्हें बेच दिया जाता था और बेचने के बाद जो भी लोगों की डिमांड एंड ऑल होती थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि शुगर, कॉफी, इंडिगो, इन सब की जिसकी जितनी डिमांड होती थी उसके अकॉर्डिंग उन्हें वहां लेबर के तौर पर रख दिया जाता था, ओके बच्चा। नाउ पोर्ट सिटीज लाइक Bodexo and Natix owned their economic prosperity to the flourish slave trade, ठीक है। अब जैसे कि कुछ बहुत सारी सिटीज ऐसी थी कि जो क्या करती थी, खुद के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या करती थी, वो स्लेव ट्रेड को और ज्यादा बढ़ावा देती थी। The National Assembly held a long debate for about whether the right of the men should be extended to all French subjects including those in the colonies. फिर उसके बाद नेशनल असेंबली जो है वहाँ बहुत सारे डिबेट्स एंड ऑल हुए, उसके बाद भी कुछ मेंस के लिए जो कुछ और राइट्स थे वो भी क्या किए गए, वो भी एक तरह से वहाँ डिबेट का सब्जेक्ट्स बने और उनको उस सब्जेक्ट्स के अंदर जो कॉलोनीज एंड ऑल के जो मेन हुआ करते थे उन्हें ट्रेड के लिए भेजा गया था, उनके लिए भी क्या बनाए गए, लॉज एंड ऑल बनाए गए। और फिर बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन दी स्लेव ट्रेड। लेकिन वहां डिस्कशन एंड ऑल हुआ, सब हुआ, लेकिन लॉ पास नहीं हुआ क्योंकि वो डरते थे बिजनेसमैन से, क्योंकि ये जो उनको जो स्लेव बना के लाए, स्लेव्स बना के जो उनसे ट्रेड करवा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है, वो करवा तो बिजनेसमैन रहे ना। तो इसलिए लोग बाग उनसे डरते थे, इसलिए ये लॉ क्या नहीं किया गया, पास नहीं किया गया। जबकिन रीजन इन 1790 for abolish slavery in the French colonies, लेकिन जैसे जबोकियन क्लब्स का जो वो बनी कन्वेंशन, हमने देखा था न्यू असेंबली बनी, उसने 1794 के अंदर जो स्लेवरी था उसको क्या कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया, उसको हटा दिया गया पूरी तरीके से। बट 10 ईयर बाद फिर से जो नेपोलियन आया उसने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को, ठीक है। याद रखना जबुकियन जो था उसने हटा दिया था, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन फिर से आया तो उसने स्लेवरी को क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश इन फ्रेंच कॉलोनाइज इन 1848। और फाइनली ये कब अबॉलिश हुआ आपका फ्रेंच से, ये हुआ आपका 1848 के अंदर। तो फाइनली स्लेवरी सिस्टम जो था वो फ्रेंच से अबॉलिश हो गया 1848 के अंदर। The revolution and everyday life. After the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship, ठीक है। जैसे कि है ना, हमने देखा था वर्स्टाइल पे कैसा अटैक एंड ऑल किया गया था, तो उसके बाद जो सेंसरशिप थी उसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। सेंसरशिप का मतलब ये होता था आपका कि अगर कोई गवर्नमेंट कुछ गलत काम कर रही है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी लिख रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको पनिश किया जाता था, ठीक है। तो वो चीज अब हटा दी गई। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मेन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि वहाँ के सिटीजन्स, वहाँ के मेन को पूरे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि राइट ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये एक तरह से नेचुरल राइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये सारे राइट्स उन्हें दिए गए। पहले नहीं थे ना, क्योंकि पहले सेंसरशिप थी तो लोग बाग कुछ बोल ही नहीं पाते थे, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। जब वो हटे तभी जाके क्या हुआ, ये राइट्स आपको मिले। Newspaper, pamphlet, books, and printed picture flooded the town of the France, from where they traveled rapidly into the countryside and describe and discuss the event and change taken place in France.
और पूरे शहर में न्यूज़पेपर के अंदर, प्लेन प्लेस के अंदर, बुक्स के अंदर, सबके अंदर, इवन लोग बाग जहाँ भी मिलने जुलने वाली जगह रहती है, सब जगह वो क्या डिस्कस कर रहे थे, सब जगह सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कस चल रहा था कि कौन कौन से इवेंट्स हुए, कैसे उसके अंदर चेंजेस आया, कैसे आज फ्रांस इस पोजीशन तक पहुंचा। प्ले सॉन्ग एंड द फेस्टिव processions attract large number of people, which was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice। और एक तरह से वो लोग सॉन्ग गाते थे, सब करते थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते थे जो भी सॉन्ग एंड ऑल गाते थे, क्योंकि वो उससे ही जोश के साथ भरे रहते थे। एंड उसके थ्रू ये बताया जाता था कि आइडेंटिफाई विथ आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस के बारे में, ठीक है। नाउ राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट करके, ठीक है, इसका पूरा नाम ये है, हमें नेपोलियन बोलते हैं तो हमारा काम चल जाता है, तो आप नेपोलियन याद रखेंगे तो चल जाएगा। आफ्टर द एंड ऑफ द रीजन ऑफ टेरर डायरेक्टली क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, हमने देखा था कि जैसे ही आपका रीजन ऑफ टेरर आया था उसके बाद हमारा डायरेक्टरी रूल आया था। डायरेक्टरी रूल आया था तो आपकी दो लेजिस्लेटिव बना दी गई थी, एक डायरेक्टर और एक क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव, जो दोनों के बीच में क्या होती थी, लड़ाई होती रहती थी। तो लड़ाई होती रहती थी तो क्या हुआ था, उसका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली थी। तो इसी को हटाने के लिए, इसी के लिए क्या हुआ, जब ये दोनों की लड़ाइयां हो रही थी तो उस चीज का बेनिफिट किसने लिया, नेपोलियन ने लिया, ठीक है। तो नेपोलियन ने ऐसे एंटर किया। इन 1804 नेपोलियन क्राउन हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस, और नेपोलियन ने 1804 ने खुद को ही वहां का क्या घोषित कर दिया, एक तरह से राजा घोषित कर दिया खुद को। और फिर उसके बाद उसने क्या किया, ही कॉन्कर्ड मेनी नेबरिंग कंट्री एंड प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑन दी क्रोन, ठीक है। और उसने है ना फिर आसपास जो कंट्रीज थी, नेबरिंग कंट्रीज थी, उनसे लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद जब वो जीत गया तो उसने अपने फैमिली के मेंबर को ही वहां का क्या बना दिया, वहां का राजा, जो भी कंट्री जीत के लेके आता था वहां का राजा बना देता था। नेपोलियन सो हिज रोल एज अ मैंडेटरी ऑफ यूरोप, ठीक है। तो एक तरह से नेपोलियन जो है एक तरह से अपने आप को बोलना चाहिए मॉडर्नाइज देख रहा था यूरोप का, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। बट इसने बहुत सारे अच्छे लॉज भी पास किए थे, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आया था कि सब एक बराबर रहेंगे एंड ऑल, और डेसिमल सिस्टम एंड ऑल भी उसने प्रोवाइड करवाया था। तो उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे, ओके। Initially, many welcomed Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people। पहले स्टार्टिंग में क्या किया, लोगों ने उसका बहुत ज्यादा वेलकम किया कि वो फ्रीडम लेके आएगा लोगों के लिए। बट सून द नेपोलियन आर्मी केम टू द व्यू एवरीवेयर एज एन इनवेडिंग फोर्स। लेकिन जो लोगों ने सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि नेपोलियन की आर्मी फिर बहुत ज्यादा मतलब है ना एक तरह से अत्याचार करते हुए देखी गई। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। और लास्ट में क्या हुआ, फाइनली जब इसने सब जगह कब्जा एंड ऑल कर लिया था, फिर 3 कंट्री थी जो मिलके, वो आपको 10th में डीपली पढ़ना है बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 जो थी वो मिलके इसके साथ लड़ी, और लड़ने के बाद इसको क्या कर दिया, अगर गोली मार दी गई जब ये सो रहा था, उसी टाइम की बात है। और 1815 के अंदर वाटरलू करके एक वॉर हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ, ये फाइनली डिफीट हो गया। डिफीट क्या, मर ही गया। Legacy of the French Revolution। The idea of the liberty and the democratic rights were the most important legacy of the French Revolution। अगर हम legacy की बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो 2 ही चीजें, आइडिया ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए बोला जाता है। और साथ के साथ में these spread from French to the rest of the Europe during the 19th century where feudal system were abolished, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी पूरे फ्रांस, पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी के अंदर क्या हो गई, फैल गई, जहां फ्यूडल सिस्टम को क्या किया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। लेटर दिस आइडिया वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल, टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय ऑल्सो। और ये तो यूरोप में छोड़ो, एक बार हम हमारी देश की भी बात करें तो ये आइडियो को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। लोगों ने इनके जो इंडियन रिवोल्यूशनरी स्ट्रगलर भी जो थे ना, टीपू सुल्तान, राम मोहन रॉय करके, उनने भी इसको क्या किया था, इनके आइडिया को अडॉप्ट किया था, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझ में आया होगा। आई नो दैट ये चैप्टर काफी बड़ा था एंड मैंने थोड़ा सा लास्ट में फास्ट भी आपको करवाया, जिसके कारण मे बी आपको मतलब ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो, इसलिए
हाँ, इसके बाद भी अगर आपको लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ प्रॉपर पूरे आपका बुक का जो पूरा चैप्टर था वो मैंने अच्छे से कवर कर दिया, इसके बाद भी आपको लगता है आपको कोई टॉपिक समझना है या आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं स्पेशली उस टॉपिक को आपके लिए स्पेशली उसका वीडियो बना दूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कमिंग वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं इसके एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। तो आई होप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड देन आप एमसीक्यूज पे फोकस कीजिएगा, तो आपको आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एज वेल एज आपके एमसीक्यूज भी क्या हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और जैसे ही आप हमारे वीडियो को देखें और उसके बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया इस वीडियो को देख के, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन के साथ।